साइबर क्राइम खासकर फाइनेंस के क्षेत्र में किस किस फॉर्म में हो सकता है? देखिए 70% साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड ही होता है। एनसीआरबी का जो डेटा है 2023 का 22,000 करोड़ का नुकसान है साल। 22,000 करोड़ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड मेरे हिसाब से। डिजिटल अरेस्ट को पहले समझना चाहेंगे, मतलब एज ए प्रोसेस कॉन्सेप्ट ये है क्या? जितने भी डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए सबके हाथ में आईफोन था, जो एवरेज लॉस है 60 लाख था। आमतौर पर आपको एक लिंक भेजी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, फिर कहेंगे इसमें लिंक भेज रहा हूँ, इस पर अपना नाम ढूंढिए। तो इतने डिपार्टमेंट, इतने लोग घुस जाएंगे उसमें, क्या बोलेगा ये सब झूठ थोड़ा ना हो सकता है। आपने फेसबुक सर्च किया तो फेसबुक दिख जाएगा आइकन, उसको क्लिक करेंगे, उसमें डेटा सेफ्टी का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे ये फेसबुक ले रहा है। देखो ना, अभी खोल के दिखाओ। ChatGPT में भी 2 साल पहले जिस लेवल की क्वेश्चनिंग थी उसमें पर्सनल ना 7वें 8वें नंबर पे आता था। अभी रिसेंटली जब ChatGPT ने रिलीज किया कि अब जो क्वेश्चनिंग हो रही है उसमें पर्सनल रिलेटेड मैटर नंबर 1 पहुंच चुके हैं। लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से पहले लिंक की पहचान करना इलीगल है। सो लोग क्या करते थे, डॉक्टर क्या हो जाता है अचानक से ह्यूमन माइंड में कि एक इंसान 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ सोचता ही नहीं है देने से पहले। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि दिस इज नॉट दैट सिंपल एज यू कि भाई कॉल आया और आपने कर दिया। ऐसे नहीं होता है, इतना सिस्टमेटिकली होता है कि आप जानते समझते सब अवेयर होते हुए भी गलती करते हो। जब मैंने 12 तरीके OTP चुराने के बताए पॉडकास्ट में, तो मैंने ये भी बताया कि इन 12 में से कोई भी तरीका मुझे किसी PhD स्कॉलर या स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट ने नहीं बताया। ये मुझे बच्चों ने बताया जो स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में जमीन पर बैठ के। कुछ तरीके से जो सबसे प्रोमिनेंट है उन 12 में से 13वां बताता है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने 10 करोड़ खो दिए, एक पॉलिटिशियन ने 5 करोड़ खो दिए, एक हाई कोर्ट के लॉयर ने 1 करोड़ खो दिया, एक ओल्ड कपल ने 4.5 करोड़ खो दिया। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिजिटल अरेस्ट के। डिजिटल अरेस्ट इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी बन गई है कि आज साल में करीबन 1 लाख करोड़ तक का फ्रॉड होता है डिजिटली इंडिया में। यह नंबर वैसे तो 22,000 करोड़ का है, पर इनफॉर्मली करीबन 1 लाख करोड़ का नंबर बन चुका है। अब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने पैसे को बचाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, उसको ग्रो करते हैं, पर एंड ऑफ द डे कोई ना कोई आपको एक फोन कॉल करता है, डिजिटली अरेस्ट कर लेता है और आपके सारे पैसे लेके चले जाता है। जीवन भर की पूंजी लोगों की खत्म हो जाती है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आता है और बहुत सारे केसेस में तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। पर आज इस एपिसोड में जिस गेस्ट को मैं लेके आया हूं वो बात करने वाले हैं कि आप इस डिजिटल अरेस्ट से कैसे बच सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट किस किस प्रकार के होते हैं, उनके साथ पर्सनली किस तरीके से हुए हैं, उनके क्लाइंट्स के साथ क्या हुआ है और कैसे उन्होंने उसको रिजॉल्व किया है। अगर आप भी डिजिटल अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, किस किस तरीके के स्कैम्स जो चल रहे हैं पैसों को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, इंश्योरेंसेज में, इन सब के बारे में हमने डिटेल बात करी है। आज के एपिसोड के बाद अगर आपने इस एपिसोड को ठीक से देख लिया तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई डिजिटल स्कैम नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। पर एपिसोड को डिटेल में देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और ये एपिसोड अभी मैं बोल दूंगा कि सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साइबर क्राइम को हमने कभी कवर नहीं किया है। तो आज पैसे बनाने की नहीं, पैसे बचाने की बात करते हैं। मिलते हैं अमित दुबे जी से, जो कि एमटेक हैं IIT से और आज इंडिया की लीडिंग एजेंसीज जैसे NIA, रॉ, CBI सबको गाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको जो है लोगों को पकड़ना चाहिए जो साइबर क्राइम कर रहे हैं। पर अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स और गेस्ट्स आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अमित दुबे जी से। तो अमित भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला संजय कथोरिया पॉडकास्ट पे आने को। थैंक यू संजय जी, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। और आपके मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट खुद भी देखे, मैंने भी देखे। म्यूचुअल एडमिरेशन हो गई है। आपसे अभी ऑफ द कैमरा भी बड़ा हंस खिल के बात कर रहे थे। तो जो आपकी पर्सनैलिटी आती है कि आप इतना सीरियस काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपकी जो पर्सनल पर्सनैलिटी है बड़ी जो है वो जोवियल है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सर मैं इसका आंसर दूंगा जी, क्योंकि मुझे जब भी कोई कॉल आता है कोई स्ट्रेस के साथ ही आता है। और इतना स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में, बिकॉज कोई जब आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हो ना तो आप वैसी जी उसके बर्डन में जीने लगते हो। तो अभी मैं ट्रेन में बैठने वाला था, कहीं जा रहा था, झांसी स्टेशन पर था और वो ट्रेन आने वाली है 5 मिनट में, तो आप थोड़ा से उसमें होते हो जी। और एक कॉल आया जा रहा है, बार बार आया जा रहा है, मैं काटे जा रहा हूँ उसको बार बार। और मुझे लगा शायद कुछ अर्जेंसी होगी तो मैंने उठा लिया। जैसे मैंने उठाया, सर कॉल मत काटना वरना मैं आज की रात सुसाइड कर लूंगा। ओह, अब मैंने कह दी मैं काट दिया और इसने सुसाइड कर लिया तो लास्ट कॉल मेरा है। पुलिस कही तुमने ऐसा क्या कहा जी, तो मैं काट ही नहीं सकता। मैं हाँ भाई बता भाई। ट्रेन आएगी आती रहेगी, कोई चक्कर नहीं है। अब मेरे पास समय कम है और मुझे 2 मिनट में उसको कुछ ऐसा बोल देना है कि अब ये बात लंबी ना खींचे, क्योंकि मैं बात कर नहीं सकता और ये सुसाइड भी ना करे।
तो वो बोलता जा रहा सर मेरे 60 लाख रुपए चले गए, जिंदगी भर की कमाई थी सर, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मुझे पागल समझते हैं लोग, सर मैंने गलती कर दी सर, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे, ऐसे करके वो बोले जा रहा। तो मैंने कहा रुको 2 मिनट, मैंने कहा तुमने 84 लाख करोड़ यूनियों के बाद इंसान का जन्म इसलिए लिया था कि 60 लाख चले जाएंगे तो सुसाइड कर लोगे। एकदम से चुप हो गया। तो आपने तो अध्यात्म यूज कर लिया। मैं कि मेरे पास और ऑप्शन, मैंने कहा कागज उठाओ लिखो अभी उस पर, मैंने कहा लिखो तुम 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में होंगे। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा लिखो, मैं बोल रहा हूँ नहीं होंगे तो कागज मेरे मुंह पे मार जाना। मैंने कहा अच्छा सर पर आर यू श्योर? मैंने कहा गारंटी दे रहा हूँ मैं होंगे। ठीक है। तो और मैंने कहा कल सुबह 10 बजे मेरे से बात करना, वैसे करके मैंने आपने एक बार के लिए, तो बेसिकली सर आप समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज यू आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस बंदे ने 60 लाख कमाया है वो यार 1 करोड़ भी कमा ही सकता है। बिल्कुल वो इस समय मोमेंटरीली ऐसे वो विचलित हो गया, विचलित हो गया, उसको वहां से निकालना है बस। एक सहारा ही तो बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कृष्ण भगवान का काम कर दिया, जैसे अर्जुन विचलित थे तो कृष्ण भगवान ने उनको, इसलिए आपको हंसते रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। आपका काम बहुत स्ट्रेसफुल है। आपने बात करी सर 60 लाख रुपए एक व्यक्ति के चले गए, और आज हमारा जो पूरा एपिसोड है वो इसी के बारे में है, क्योंकि मैं पैसों की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ। लोग इन्वेस्ट करते हैं जिंदगी भर, हम कहते रहते हैं 20,000 की SIP करो 2 करोड़ बन जाएंगे, और अचानक से एक दिन एक फोन आता है या एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कोई क्लिक करता है और वो पैसा साफ हो जाता है। तो आज कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ ये ना हो, और आपसे बेहतर कौन हो सकता है इसके बारे में बताने को। सर सबसे पहला, साइबर क्राइम खासकर फाइनेंस के क्षेत्र में किस किस फॉर्म में हो सकता है? देखिए 70% साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड ही होता है। 70%। NCRB का जो डेटा है पिछले साल 2023 का 22,000 करोड़ का नुकसान है साल। 22,000 करोड़ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो ऑफिशियल मतलब जिन्होंने कंप्लेन कर दी होगी, जो FIRs हैं, कंप्लेंट है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिनका रिकॉर्ड है जी, किसी न किसी फॉर्म में कंप्लेंट्स आई है। बहुत सारे छोटे छोटे फ्रॉड की तो लोग कंप्लेंट भी नहीं करते। आपका यदि 5,000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा, तो आप कहाँ बॉदर करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, मतलब इज्जत ही खराब होगी। और आपको पता है हाँ, क्योंकि बेइज्जती भी है ना। और बड़े लोग भी नहीं करते कंप्लेंट, जो मुझे करते ना यार पैसा, जैसे किसी जज के संग हो गया फ्रॉड, पुलिस ऑफिसर के संग हो गया, किसी CEO के संग हो गया, तो वो दूसरे गिल्ट में होते हैं कि यार कल के दिन ये कंप्लेन करूंगा, न्यूज छपेगी, हेडलाइन फलानी कंपनी के CEO के 25 लाख गए, वो उस शेयर और गिर जाएगा उसका। ठीक, तो ये भी है, तो ऐसी कंप्लेन नहीं जाती। तो जो एक्चुअली मेरा एस्टिमेट है वो इससे कहीं ज्यादा है, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के आसपास का नंबर हो सकता है जो है। तो क्या क्या टाइप के फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, और क्राइम करने वाले कौन होते हैं? चलो क्राइम करने वाले कौन होते हैं बाद में आते हैं, पर क्या क्या टाइप के फाइनेंशियल टाइप के 5,000 साल पहले से होते थे उतने टाइप के ही आज होते हैं। ओके। जो हमें टूल नया मिल गया वो है साइबर स्पेस, बिकॉज अब मैं छुप के कर सकता हूँ, मैं पीछे कहीं बैठा हूँ, अलग अलग फॉर्म में आपसे इंटरेक्ट करूंगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। किसी क्रिमिनल की सबसे बड़ी ताकत यही है जब तक वो छिपा हुआ है, जैसे वो एक्सपोज हुआ फिर तो खेल खत्म उसका। तो अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, क्योंकि हर दिन नए नए तरीके के फ्रॉड आते हैं, कि मैं 1-1.5 साल में किताब लिखूंगा 101 तरीके ऐसे फ्रॉड करने के जो जिसमें पकड़ा नहीं जा सकता। और पढ़ना उनको चाहिए जो बचना चाहते हैं। हाँ ऑफ कोर्स उन्हीं के लिए है, ऐसे वो करने वालों के लिए नहीं। तो मंकी फ्रॉड सुना है आपने? नहीं। आपने ड्राई फ्रूट फ्रॉड सुना है? यही नोएडा में हुआ है। आपने और क्या था, साइकिल फ्रॉड सुना है? ये जो फ्रॉड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे फनी से फ्रॉड है, और इसमें हजारों लोग लुटे हैं। आप शेयर मार्केट या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या गेमिंग फ्रॉड या जो बाकी तरह के इंश्योरेंस वाले फ्रॉड हैं, ये तो अलग है, बट ये वाले फ्रॉड इतने होते हैं जिसमें लार्ज स्केल लूट होती है और लोगों के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। सबसे बड़ी बात जानने की ये है कि जब जितने भी डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए, सबके हाथ में आईफोन था, सब जो एवरेज लॉस है 60 लाख था। कभी आपने सुना है कि किसी रिक्शे वाले ने कहा हो कि साहब मैं 4 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड था और मेरे 7,654 रुपये निकल गए? नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ कभी नहीं आई। मतलब क्रिमिनल को ये पता है कि वो जिसको टारगेट कर रहा है उसके पास कितना पैसा है और उसको किस हद तक वो लेके जाए, क्योंकि 60 दिन डिजिटली अरेस्टेड है, 30 दिन, भाई उसने सब दे दिया आपको, फिर भी उसको पता है ना कि अभी इसकी जमीन भी बिकवा सकता हूँ, इसको लोन भी दिलवा सकता हूँ, इसके नेटवर्क में ये बंदा भी इससे पैसे लेगा भी। ये सारी चीजें करके बिल्कुल झाड़ू लगाता है उसके जिंदगी से, इतना चूस लेता है। और ये सारे वो लोग हैं जो बहुत हाई IQ वाले लोग हैं, ये एवरेज IQ भी नहीं है, जिनके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है और उन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके पैसे ही कमाया, तो उनको पता है पैसे की वैल्यू और वो सब। उनके संग ऐसा कैसे हो जाता है?
सर ये डिजिटल अरेस्ट को पहले समझना चाहेंगे, मतलब एज ए प्रोसेस कॉन्सेप्ट ये है क्या? आपको नहीं पता? मुझे तो पता है, मैं तो ऑडियंस पॉडकास्ट का मतलब ये कि जिसको नहीं पता उस तक पहुंचे। मैं ये सवाल मैं इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और मैं जवाब नहीं देना चाहता बिकॉज मैं 1 लाख एक बार दे चुका हूँ, मतलब अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, पर मैं इतनी बार बता चुका हूँ, यदि आपको नहीं पता तो आई एम शॉक्ड। तो ऑडियंस को भी पता ही होगा जी। माई एक्सपेक्टेशन इज दिस कि लोगों को जो नहीं पता मैं वो बता देता हूँ। ठीक। लोगों को लगता है कि एक कॉल आया होगा और डिजिटली अरेस्ट हो गया बंदा और उसको ऑप्शन दिया गया कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ या मैं आपका कुरियर आया हुआ है या आपका KYC ड्यू है, किसी भी कारण से वो एक केस खोल देगा आपके लिए। और ये ऐसे नहीं हुआ कि वो बोलेगा और आप मान लेंगे। आमतौर पर आपको एक लिंक भेजी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्जी वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gov.in.org ऐसे करके बना देंगे। फिर कहेंगे इसमें लिंक भेज रहा हूँ, इसमें अपना नाम ढूंढिए आप, तो आप लिखेंगे संजय कथूरिया, जो भी आपका नाम। कुछ मिला तो 2 लिंक आ जाएंगे, 2 फाइल आ जाएंगे। हाँ सर कुछ खोलो उसको, तो आप खोलोगे, क्या है ये? सर ये तो FIR है सर। किसके नाम है FIR? सर मेरे नाम है सर। दूसरी खोलो, दूसरी खोलोगे, क्या है ये? सर ये तो अरेस्ट वारंट सर। डिटेल देखिए, आप ही क्या हैं? हाँ, तो आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। आप खाली कैसे घूम रहे हैं? कहाँ हैं आप? अभी मैं भेजता हूँ, यू शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली। अब आप यार सर मेरे अरेस्ट वारंट, अच्छा उसने आपको फाइल नहीं भेजी है, आपने खुद डाउनलोड किया, तो आपको आपकी साइकोलॉजी अंदेशा भी नहीं होता कि यार ये गंदा गलत हो सकता है। फिर वो कहेगा अच्छा रुको रुको, वो किसी और को फोन, जैसे CBI का केस है, इसमें आगे मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ मामला है, मैं CBI को दे रहा हूँ, फिर ED को दे रहा हूँ, फिर NCP को दे रहा हूँ, नारकोटिक्स का। वो इतने डिपार्टमेंट, इतने लोग घुस जाएंगे उसमें कि आपको लगेगा ये सब झूठ थोड़ा ना हो सकते हैं। भाई एक बंदा आपको कन्विंस कर रहा है, सामने बैठ के माल बेचने आया है, तो अरे छोड़ो यार, इग्नोर कर देता हूँ। बट देयर आर अलग अलग टाइम पर अलग लोग इंट्रोड्यूस किए ना, तो फिर आप पूरी कहानी झूठी नहीं बता सकते। सो इसको समझने की जरूरत है कि ये हो कैसे रहा है, एंड देन यू डेफिनेटली गेट इनटू ट्रैप। जब मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके संग ऐसा हुआ तो मैंने उनसे जानना चाहा, मैंने कहा सर आपके संग ऐसा कैसे हो सकता है? वेरी पॉपुलर फिगर, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं उनके। तो बोले यार मैं तो गूगल पे सर्च कर रहा था, मुझे शेयर ट्रेडिंग में कुछ इंटरेस्ट था, मुझे कुछ आइडिया था नहीं, मुझे लगा लोग पैसे बना रहे हैं, संजय जी के वीडियो देख लेते थे। हम शेयर ट्रेडिंग के लिए मना करते हैं, बट म्यूचुअल फंड पे डालो भाई, म्यूचुअल फंड। मतलब देखिए हमारे लिए आज भी सच बताऊं, एक बंदा मेरे जैसा जिसको फाइनेंस की बहुत कम नॉलेज है, मुझे म्यूचुअल फंड और शेयर ट्रेडिंग में अंतर ही नहीं पता। मैं उस लेवल का आदमी हूं, मतलब चलो ऑफ द कैमरा में आपको बता, आप मुझे बता दें। लेकिन तो बोले कि मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये क्या होता है और थोड़ा सा ChatGPT यूज करके पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे अचानक से इंस्टा पे ऐड आने लगे और अलग अलग वीडियोस, रील्स आ रहे थे। उसमें एक वीडियो आया जिसमें कोई ऐप प्रमोट की थी और उसमें कहा था कि इसके थ्रू आप ट्रेडिंग करेंगे और तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो मैंने वो नीचे ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, तो अलग अलग लोग उसमें मैसेज भेज रहे थे कि आज 50,000 लगाया था 55,000 हो गया, एक दिन में 15% 20% रिटर्न हो रहा है। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं होता, मतलब दिस इज अनयूजुअल, एक दिन में कौन इतना रिटर्न दे सकता? पर चूंकि मार्केट में इतने बड़े बड़े वो भी देख रखे थे मैंने, तो हो सकता हो भी सकता है, पर मैंने कहा ऐसा फेक होगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मुझे एक लड़की का फ़ोन आता है कि सर आपका नंबर देखा उस ग्रुप में और मैं आपको जानती हूँ सर, आप तो फलाने बिजनेसमैन हैं और सर आपको लगता है ये सच होगा? मुझे तो सर झूठ लगता है। मैंने कहा नहीं मुझे भी ये झूठ लग रहा है। हाँ सर मुझे भी ये लग रहा है सर, यदि आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ मुझे बता देना सर, क्योंकि मुझे कुछ पैसे बनाने थे एंड जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा मैं डालूंगी नहीं। हमने भी इग्नोर कर दिया। फिर एक लड़के का फ़ोन आता है कि सर वो आपका नंबर मिला इस ग्रुप में, वो आप तो बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं और आप तो सोच समझ के ही आए होंगे ऐसे करके। और सर मैंने सर इसके बारे में कुछ सर्च किया, मुझे तो ये फ्रॉड लग रहा है सर, 100% चलिए फ्रॉड ही हुआ, लेकिन मैंने कुछ सर्च किया सर। मैंने इसकी वेबसाइट निकाली तो इसका DNS रिकॉर्ड ठीक है सर, इसका हुईज डिटेल्स ही मुझे मिल गया है, इसके ऑफिस भी गया मैं सर, मुंबई में इसका ऑफिस वो विजिट किया सर, मैं उसकी फ़ोटो भेज रहा हूँ आपको सर, ये है वो है करके, अब आप देख लीजिए सर प्लीज़ एक बार। बोले मैंने वो डिटेल उस लड़की को दे दी है। उस लड़की का अगले दिन फ़ोन आता है कि सर वो आपने डिटेल भेजे थे तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने 50,000 डाले और मेरे इतने 70,000 हो गए और थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से सर आप मतलब क्रेडिट गोज टू यू। फिर बोले उस लड़के ने कुछ पैसे डाल दिए, उसके बढ़ गए। तो बोले मेरी ज़िंदगी में इस बीच में 6-7 लोग ऐसे आ गए जो उसी ग्रुप में एसोसिएटेड हैं और मुझे कोई लड़का कोई लड़की फ़ोन कर रहे हैं और समहाउ मैंने वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, सर थैंक यू आपने वेरीफाई किया इसीलिए। तो मुझे इवेंचुअली लगने लगा आफ्टर 2.5 months यार ये लोग मेरी वजह से पैसा कमा रहे हैं, एक बार मैं भी कमा लेता हूँ। एंड देन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैंने वो ऐप इंस्टॉल की, मैंने कुछ 50,000 डाले, फिर 1 लाख डाला, फिर 5 और बढ़ने लगे पैसे और मैंने विड्रॉ किए तो विड्रॉ भी कर पा रहा हूँ मैं, इज वर्किंग फाइन।
मामला तो तब फंसा जब मैंने बड़ा पैसा डाल दिया। 2.5 करोड़ 3 करोड़ डाले और फिर वो नहीं विड्रॉ कर पा रहा मैं, और वो 10 करोड़ हो भी गए, पर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, पर जब मैं विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। फिर मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने जांच शुरू की। तो ये जो 10-12 लोग मेरी जिंदगी में आए थे सारे फेक थे, ये एक ही व्यक्ति था। 12 आइडेंटिटीज से वो आपसे संपर्क किया है। आज आपके पास ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी आवाज में बात कर सकते हो, वॉइस चेंजर्स हैं। आज आपके पास, सो यू डोंट नीड एन नंबर ऑफ पीपल टू डू दैट एक्चुअली। अ सिंगल पर्सन कैन इम्पर्सोनेट एंड क्रिएट मल्टीपल आइडेंटिटीज and can get into your life in multiple times. अलग अलग समय अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू जब लोग आते हैं तो आपका दिमाग अभी इतना कॉन्शियस नहीं है कि आप उनमें ये पता कर सको कि वो एक ही हो सकता है। और ऐसे बहुत केसेस आए मेरे पास। तो जो एआई का सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो अब फ्रॉड ऐसे नहीं हुआ कि संजय जी को आज कॉल आ रहा है और फ्रॉड हो गया। आज तो ये खेल शुरू हुआ है, फ्रॉड 1.5 साल बाद हुआ। इतना पेशेंस है उनमें। इतना पेशेंस है क्योंकि उनको पता है ना कि संजय को लूटेंगे तो बड़ा लूट सकते हैं। वो पोटेंशियल भी पता है। तब मैंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का केस जब हुआ तो किसी रिक्शे वाले के संग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है ना कि यहाँ रिटर्न है, तो फोकस उनके पास ये डेटा फिल्टर्ड है। आपके बैंक अकाउंट डिटेल हैं, आपके पासवर्ड्स हैं उसके पास। आपने दुनिया भर में पोस्टर देखे हैं, डोंट शेयर ओटीपीज देखे? कभी कोई पोस्टर देखा डोंट शेयर पासवर्ड? देखा? पर ये तो गिवन होता है ना सर, कोई पासवर्ड क्यों बताएगा? नहीं, क्यों नहीं बताएगा? जब फिर अरे भाई बिना ओटीपी और पासवर्ड दोनों यूज के पैसे निकल सकते हैं क्या? नहीं। अकेला मैं ओटीपी किसी को बता दूंगा तो पैसे निकाल लेगा वो। मैं आपको ओटीपी बताता हूं, निकाल के दिखाओ पैसे। तो फिर ये भी तो बताओ कि डोंट शेयर पासवर्ड। पर किसी से पासवर्ड मांगा ही नहीं आज तक, इसीलिए तो पोस्टर नहीं बना। कोई ऐसी कंप्लेन आज तक नहीं आई कि किसी ने कहा कि साहब मैंने पहले पासवर्ड दिया और फिर मैंने ओटीपी भी दे दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर पासवर्ड क्रिमिनल तक पहुंचा कैसे? हाउ? पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है और वो हैकिंग के थ्रू। बताता हूं कैसे होता है, उसके 10-12 तरीके। अच्छा भाई, मतलब मुझे तो सर, मैं बता रहा हूं, डर भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि एटलीस्ट आज हम सीख लेंगे, डर इसलिए लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या और आज मतलब हो रहा है दुनिया में। तो आप पहले तो ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर पॉडकास्ट में मैंने क्लाइंट बोली, तो इसलिए एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, बट यू शुड नो इट कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं। मतलब तीसरी वो कैटेगरी नहीं है जो कोई हैक नहीं हुआ है। सवाल ही नहीं उठता, और उसको मैं अभी प्रूव करके दिखा सकता हूँ। सो आप एक वेबसाइट पे जाएं, haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाके अपना ईमेल आईडी डाल दें, वो आपको बताएगा कि आपके पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, जो लीक डेटाबेसेस में। आपके बैंक अकाउंट डिटेल, आपके आधार कार्ड, आपके पर्सनल डिटेल्स, लोकेशंस वगैरह कहाँ कहाँ पड़े हैं, वो डिटेल दे देगा आपको। 10-12 जगह तो हर आदमी का मिलेगा ही मिलेगा। अब ये अकेली एक वेबसाइट नहीं है, ऐसी हजारों वेबसाइट है जहां आपके डिटेल्स में सर्च करता हूं। तो जब किसी को मुझे हैक करना है तो मैं उसके बारे में पहले रेकी करता हूं। उसके बारे में सारी डिटेल्स मेरे पास ऑलरेडी होती हैं, और यही रेकी क्रिमिनल करता है। जिस तरह से वो पहले डेटा को फिल्टर करता है, आपका नाम, आपकी वाइफ का नंबर, आपके बच्चों के डिटेल सब कुछ होता है उसके पास, बैंक अकाउंट डिटेल, उनके पासवर्ड। उसको सिर्फ ओटीपी चाहिए, इसलिए क्योंकि ओटीपी पहले से कहीं स्टोर्ड नहीं है, वो उसी समय जनरेट होगा, इसलिए वो आप पे डिपेंडेंट है। अदरवाइज वो उसको भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेता। तो पहले तो ये माइंडसेट क्लियर करके चलें, क्योंकि जैसे ही आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है तो सोल्यूशन आपको पता है। गॉट इट। हमारे ऋषि मुनि जो थे, तो जब शास्त्रार्थ होता था या बच्चों को पढ़ाते थे, तो हमारे यहाँ जो इंटेलेक्ट की परिभाषा है ना, वो हम हमेशा सोचते हैं कि जो व्यक्ति जितना सवाल का जितना अच्छा आंसर दे वो उतना इंटेलेक्ट है। जी, मैं आपसे सवाल पूछूं, आपने मेरे से पूछा, मैंने बहुत अच्छा आंसर दे दिया, अरे क्या इंटेलिजेंस। ये हमारी अवधारणा है। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में अच्छा आंसर देने वाला इंटेलिजेंट नहीं होता। हमारे शास्त्रों में अच्छा प्रश्न करने वाला इंटेलिजेंट होता है। यदि आप में इतनी इंटेलिजेंस है कि आप प्रश्न कर सको तो आप इंटेलिजेंट। और इतने टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे प्रश्न करने की यदि आप में स्ट्रेंथ है या क्वेश्चन है तो आप इंटेलिजेंट हो। आंसर तो दे ही देगा, आंसर तो मिल ही जाएगा, आंसर तो प्रकृति दे देगी। प्रश्न तो करना सीखिए। मैं यहां सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेटल कर दूंगा ना, तो आंसर तो सब इंटेलिजेंट है, उनको सबको आंसर पता है जी। यहां कोई मैजिक होने वाला नहीं है। तो इसलिए डेटा जाता कैसे है इस पर फोकस करें, उसको रोकना कैसा है अपने आप कर लेंगे आप। गॉट इट।
एक लिंक है privacy.net/analyzer, ओके, privacy.net/analyzer. इसको जाएंगे अपने ब्राउजर में खोलेंगे, मोबाइल के या लैपटॉप के. ये लिंक आपको ये बताएगा कि कोई भी व्यक्ति एक लिंक भेजकर आपके फोन से क्या क्या चुरा सकता है. और आप ये देख सकते हैं. आप ओके, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. किससे वो एक लिंक भेजेगा और लिंक आएगा कि संजय जी, इज दिस यू इन दिस वीडियो. कौन सी वीडियो, कहाँ, क्लिक कर दिया, बस चली गई इन्फॉर्मेशन. इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, इज दिस योर ब्रदर इन दिस वीडियो, समथिंग टू क्रिएट क्यूरियोसिटी. और 60-70% लोग लिंक क्लिक कर देते हैं. जब आप इसको खोलेंगे तो नीचे स्टार्ट टेस्ट का बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा के वो सामने दिखा देगा. सामने यदि ये वेबसाइट पढ़ सकती है तो कोई भी पढ़ सकती है. वो क्या इन्फॉर्मेशन होगी? वो होगी आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, आपका सिम कौन सा है, वोडाफोन, रिलायंस, इसका आपका मोबाइल कौन सा है, आईफोन है, मैक है, सैमसंग है, कौन सा वर्जन है वो बता देगा. आपका ब्राउज़र कौन सा है जहाँ लिंक खोली, क्रोम है, सफारी है, मोजिल्ला है, वर्जन कौन सा है उस ब्राउज़र का, आपका रेजोल्यूशन क्या है स्क्रीन का, तो उससे और आइडिया लग जाएगा. आपका बैटरी स्टेटस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको तुरंत दिखा देगा. 30% बैटरी चार्ज है, 12% होता है. फिर उसके आगे सेक्शन में जाओगे तो ऑटो फिल डिटेल का सेक्शन होगा. वो ये बताएगा कि क्या मैं लिंक भेजकर आपके फ़ोन से या लैपटॉप से सारे ऑटो फिल डिटेल चुरा सकता हूँ. ओ, चाहे मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे आपके पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर है, एंड पासवर्ड. आपके पासवर्ड भी ऑटोफिल में सेव्ड होते हैं, अपने आप भरता है ना. जी जी जी. यू नो दैट ऑटोफिल फीचर सबको समझ में आता है ना, कि वो अपने आप फिल होने लगता है. जब आप ए लिखो तो अमित दुबे ऑप्शन नीचे आ जाता है, किसी को 9 लिखो तो मोबाइल नंबर जाता है. दैट इज कॉल्ड ऑटो. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउजर में सेव, मेरा जीएसटी नंबर, ये सब आपके ब्राउजर में सेव्ड है. तो आप जो दिन भर लिंक क्लिक कर रहे हो सब वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं यदि आपका ब्राउजर थोड़ा सा वल्नरेबल है. पर क्या उससे निकल रही है ये चेक कर सकते हो आप privacy.net एनालाइजर से कि क्या मैं अभी स्टेट में हूं. क्योंकि कई बार लोगों के ब्राउजर अपडेटेड नहीं होते, पुराना चल रहा है तो निकल जाता है. एक चीफ मिनिस्टर यूपी के सीएम का ट्विटर हैंडल हैक हुआ, सीएम ऑफिस यूपी. तो मुझे रात में फोन आया कि यार ऐसा हो गया है, किसी ने प्रोफाइल पिक्चर बदल दी, बिटकॉइन रिलेटेड ट्वीट्स हो रहे हैं, 500 ट्वीट हो गए आधे घंटे के अंदर, ऐसे स्क्रिप्टेड. तो बोले पता कीजिए, इसको पहले रिकवर कराइए. तो मैंने रिकवर कराया पहले. फिर मेरा जॉब था कि पता करो ये हुआ कैसे. तो मैंने जो उनका हैंडल करता था इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, मैंने कहा कि भाई ये कैसे, सिचुएशन क्या थी. तो बोले मैंने लैपटॉप पर उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो मैं मैनेज करता हूँ लॉगिन कर रखे थे. मैंने व्हाट्सएप भी उस पर चला रखा था, web.whatsapp. तो मुझे एक लिंक आया, मैंने क्लिक किया तो मेरा सेशन हाईजैक हो गया. अब ये सेशन हाईजैकिंग क्या होती है? सेशन हाईजैकिंग इज अ मेथड थ्रू व्हिच आई कैन लॉग इन टू योर अकाउंट विदाउट यूजिंग योर पासवर्ड. अच्छा, आपका मुझे पासवर्ड भी नहीं चाहिए. जब आपके लैपटॉप में आप अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं या आप जीमेल खोलते हैं तो आपसे पासवर्ड बार बार मांगा जाता है क्या? नहीं मांगते. क्यों? क्योंकि आपका पिछला सेशन लाइव है, आपने पिछली बार लॉग आउट किया ही नहीं. जब आप किसी भी सर्वर पर लॉग इन करते हैं तो आपको एक सेशन आईडी एलोकेट होता है जो एक रैंडम नंबर होता है जो आपके ब्राउजर में सेव हो जाता है. नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव नॉट लॉग्ड आउट, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर जस्ट ओपनिंग दैट सर्वर, रिक्वेस्ट जाएगी तो चेक करेगा कोई सेशन है क्या. तो वो सेशन आईडी चेक कर लेता, हाँ अरे ये तो ऑन है. तो वो पासवर्ड नहीं मांगता, वो वही सेशन अलाउ कर देता है. नाउ यू कैन मेंटेन दैट सेशन फॉर ईयर्स, जो हम करते आ रहे हैं. अब वो सेशन आईडी जो एक रैंडम नंबर है मैं चुरा सकता हूँ आपके ब्राउजर से एक क्लिक पर. यदि मैंने चुराया, अपने ब्राउजर में डाला, रिफ्रेश किया, तो आई विल आल्सो बी लॉग्ड इन टू योर अकाउंट विदाउट यूजिंग योर पासवर्ड, बिकॉज आई कैन यूज सेम सेशन. तो चाहे वो अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर हैक हो या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज सेशन हाईजैकिंग. इट्स नॉट कि उनका पासवर्ड किसी को पता है, बिकॉज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो होता ही है, उसके बावजूद हैक होता है ना. तो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज आपके ब्राउजर में है क्या, privacy.net एनालाइजर बता देगा. उसमें भी क्या सेशन हाईजैकिंग पॉसिबिलिटी है, अगला सेक्शन वो बताएगा. फिर बताएगा ब्राउजर की वल्नरेबिलिटीज क्या है. लास्ट में बताएगा कि आपका फिंगरप्रिंट क्या है, डिजिटल फिंगरप्रिंट. और यदि वो डिजिटल फिंगरप्रिंट मुझे मिल जाए आपका, तो मैं आपको चाहे आप कितना भी छुपने की कोशिश करो ढूंढ लूंगा. डिजिटल फिंगरप्रिंट क्या होता है कि द वे यू यूज इंटरनेट, द वे आई यूज इंटरनेट, द वे ही यूजेज इंटरनेट, हर एक व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल अपने तरीके से करता है. किस समय आप कौन सी वेबसाइट खोलोगे, एक पैटर्न होता है उसका, क्या चीज़ें देखते हो आप, कौन सी वेबसाइट खोलते हो. ये जो पैटर्न है आपका यूनिक होता है. अब आप मान लीजिए कोई क्राइम करके भाग रहे हैं, अपना आईडी बदल लिया, आधार बदल लिया, लोकेशन बदल ली, फ़ोन बदल लिया, फेस बदल लिया, प्लास्टिक सर्जरी, सब कुछ बदल लिया जी, VPN यूज़ कर रहे हो, सब कुछ.
पर एक चीज़ आप कभी नहीं बदल पाएंगे, अपना डिजिटल डीएनए। वो आज नहीं तो कल आपको एक्सपोज कर ही देगा। मतलब जिस पैटर्न से या जिस बिहेवियर से मैं इंटरनेट को यूज करता हूँ वो मेरा चेंज ही नहीं होता है। इवॉल्व होता है, हाँ, पर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो रहते हैं। तो एज इट इज मैच नहीं करता। एज इट इज तो क्योंकि मैं हो सकता है हमारे कुछ, लेकिन द चांसेस दैट आई विल ट्रेस यू इज वेरी हाई। पैटर्न रिकग्निशन हो जाएगी। और अब पैटर्न रिकग्निशन या पैटर्न मैचिंग और आसान है विद एआई। पहले थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मैं दो पैटर्न के बीच में कोसाइन डिस्टेंस निकालता हूँ। एक हमारा जैसे कि हिल्बर्ट डिस्टेंस निकाल लिया, कोसाइन डिस्टेंस निकाल लिया, तो इट इज नॉट एप्पल टू एप्पल, इज लाइक हाउ मच क्लोज इज दैट। जैसे एक डीएनए मैचिंग जैसे हम करते हैं उस तरह का है ये। तो उसमें यदि 60% 70% मैच करेगा तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा यही बंदा होगा, क्योंकि टू गो टू दैट एक्सटेंट इज वेरी हाई। आप हो सकता है वेरिएशन हो गया हो, आप थोड़ा और नया सीख गए तो और चीजें कर रहे होगे, लेकिन आपके कुछ फंडामेंटल्स रहेंगे दैट विल एक्सपोज यू इवन इफ यू आर ट्राइंग टू हाइड योरसेल्फ टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट। तो ये लिंक इसलिए जरूरी है कि एक बार आप चेक करें, और यदि आपने चेक कर लिया और आपको पता है तो फिर आप सेफ। फिर आपको कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। आपको पता होना जरूरी है कैसा है, अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस, क्योंकि इफ द मोमेंट यू नो योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक ही, यदि आप जानते हैं, haveibeenpound.com पे आपने देखा कि डोमिनोज का डेटा लीक और आपका वहाँ पे डिटेल पड़े हुए हैं, मैं आपका मोबाइल नंबर डालूँ, आपने आज तक जितने पिज़्ज़ा खाए हैं, कहाँ डिलीवर हुए हैं, कितना बिल था, क्या कौन सा पिज़्ज़ा था, सब मिल जाएगा मुझे। ये चीज़ आपको दिख गई तो आप सेफ हैं। आपने देखा कि बजाज अलायंस या जो भी सन फार्मा का डेटा लीक हुआ और वहाँ पर है और इसमें मेरा भी डिटेल है, तो आप सेफ हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि आपको एक कॉल आता है कि सर फलानी फार्म इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ साहब, आपका इंश्योरेंस इसी में है ना? हाँ जी। ये आपका नंबर है? हाँ, इंश्योरेंस नंबर ये है। आपका प्रीमियम इतना देते हैं ना आप? हाँ, ये देते हैं। लास्ट प्रीमियम इस तारीख को दिया था आपने? हाँ हाँ दिया था। पैन कार्ड आपका ये है सर? हाँ ये। अरे सर क्या कर रहे हैं सर? क्यों, क्या हुआ? अरे सर आपका डिविडेंड पड़ा हुआ है 5.5 लाख का, आपने क्लेम ही नहीं किया अभी तक। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर ये तो लैप्स हो जाएगा, मार्च आ गया अभी तो फिर क्लेम ही नहीं कर सकते। अरे नहीं, एक काम कीजिए सर, डोंट वरी, मैं आपको भी एक ऐप भेज रहा हूँ, कंपनी की ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कीजिए और 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा सर। अभी अभी कराते हैं सर, ये प्रायोरिटी पे कराते हैं सर। अब आपको ये बंदा हेल्प कर रहा है, आप ऐप इंस्टॉल करते हो और आपके अकाउंट से 6 लाख चले जाते हैं। अब आप फ़ोन करते हो उस कंपनी को, अरे सर वो आपके कंपनी से फ़ोन आया था और मैं तो, आपने ऐप इंस्टॉल कर ली थी, गलती आपने किया, यू आर रॉन्ग 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 रॉन्ग, आप गलत हो, ख़त्म बात। आप बेचारे आप कंफ्यूज हो कि यार हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। जब मेरे पास ये केस आता है तो मैं कैसे इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, कैसे हेल्प कर पाता हूँ। 99% क्राइम जो साइबर क्राइम का हो रहा है वो उस समय नहीं होता जिस समय कॉल आया आपको, वो उससे पहले हो चुका होता है। वो उस समय होता है जिस दिन आपका डेटा चोरी हुआ। आपने वो ऐप इसलिए इंस्टॉल की क्योंकि उसने आपको इतने सारे डिटेल बताए, डेटा दे दिया, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ये डिटेल या तो आपको पता थे या आपकी कंपनी को पता थे, और किसी को तो नहीं पता थे। तभी तो आपने ट्रस्ट किया, क्योंकि नोबडी एल्स वुड नो दिस। आपने तो बताया नहीं क्रिमिनल को, तो फिर कंपनी से ही पहुंचे होंगे क्रिमिनल तक। तो गलती किसकी है? कंपनी की। फिर आपको क्यों सफर करना पड़ेगा? यदि मैं इतनी सी चीज लॉजिकली सेटअप करूं तो आपको पूरा पैसा कंपनी पे करेगी। और अब तो डीपीटीपी आ गया है, ओके, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। यदि मैं आपके डेटा लीक की वजह से मेरा नुकसान होता है तो मुझे तो आप मेरा लॉस पे करोगे, वो तो अलग है, आपके ऊपर 250 करोड़ तक और पेनल्टी लग जाएगी। वाह, ये है लॉ, बहुत बढ़िया, जो सितंबर से लागू हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज पता होना जरूरी है कि हमारी डेटा की पावर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। लोगों को वैल्यू भी नहीं पता अपने डेटा की। दूसरा जो तरीका, एक तो मैंने कहा लिंक भेज के डेटा चला जाता है, आपने कहा ना पासवर्ड जानते कैसे। दूसरा ऐप के थ्रू आप इतनी ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हो दुनिया भर की, वो क्या क्या डेटा ले रही हैं आपको नहीं पता। लोन ऐप्स से लोगों ने सुसाइड किया, चाइनीज लोन ऐप्स जो रही हैं, तो 5,000 10,000 20,000 का लोन ले लेते थे, उसमें उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स का एक्सेस लेकर वो ऐप कॉपी कर लेती थी। फिर आपकी नेकेड पिक्चर, ऑब्सीन पिक्चर गाली गलौज के संग आप ही के रिश्तेदारों सबको भेजते थे कि ये बंदा ऐसा है वैसा है, फ्रॉडिया है, और लगातार जाते थे। अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, इसको रोकें कैसे, पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, आप पैसे दिए जा रहे हो उसको। भोपाल में एक फैमिली ने, पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था, 2 बच्चे और माँ बाप, सिर्फ लोन ऐप्स की वजह से। और ये अभी भी हुआ है कुछ दिन पहले। मैंने कहा यार अभी कैसे हो सका, अब तो काफ़ी लोन ऐप बंदी करा दी, पर वो नए नए नाम से अलग अलग तरीके से आती रहती।
तो जब भी कोई ऐप आप इंस्टॉल करें वो आपकी क्या परमिशन ले रही है जानना बहुत जरूरी है। लोन ऐप्स को आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट और पिक्चर क्यों चाहिए? आपने दे दिए क्यों? क्योंकि आपको कुछ इजी, कन्वीनियंट, सस्ता, फ्री मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन गाजर है। हाँ कि फ्री है। जितनी भी आप इंस्टॉल कर रहे हो आप उसमें से 30% ऐप की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका डेटा गलत जगह पे ले जाने में इंस्ट्रूमेंटल है। 30% तो गारंटेड में दे रहा हूँ। और आपको नहीं पता कि वो ऐप कहाँ, कैसे, किससे क्या कनेक्टेड है। अदरवाइज आपका डेटा बाहर जाएगी नहीं। अब ऐप जब आप इंस्टॉल करें तो आप प्ले स्टोर पर जाएं इंस्टॉल करने से पहले, और या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, संचार साथी किसी के साथ भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। क्योंकि डाउट होता है ना क्या संचार साथी पे हल्ला हो गया, ये तो सर्वेलेंस ऐप है, ये तो सुन रही है, ये तो सरकार को सुनने के लिए संचार साथी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ी। संचार वैसे ही सुन लेगी आपको। आप समझो सरकार को आप इतना हल्के में ले रहे हो। हाँ वो तो मतलब दे ओन एवरीथिंग। सो आप संचार मतलब ऐप तो उनको इंस्टॉल करनी होती है जिनके पास पावर ना हो। ट्रू। जिसके पास पावर है हाँ वो तो ऑफिशियली आपका फोन वो कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। भाई ये चीजें थोड़ी ना करेगा वो। हाँ तो फुल पावर के साथ करेगा। जो डॉन है उसको नहीं कि यार उस बंदे को धमकी देगा, जवाब उठा उसको। आई तो बकरी शेर को धमकी देके आ गई। तो ये जो इस पर डिबेट चला 4 हफ्ते तक कि संचार साथी ऐप सरकार ने, और उसमें फिर विड्रॉ करनी पड़ी और ये सब ड्रामे हुए। संचार साथी ऐप को भी सर्च करना, और जब आप सर्च करोगे तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। आपने फेसबुक सर्च किया प्ले स्टोर पर तो फेसबुक दिख जाएगा आइकन, उसको क्लिक करेंगे, उसमें डेटा सेफ्टी का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे एक सी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। उसको इस थोड़ा छुपा हुआ होता है, उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जहां फेसबुक के बारे में फेसबुक खुद कह रहा है कि मैं क्या क्या डेटा आपका कलेक्ट करता हूँ जी। वहाँ पे बोलेगा कि मैं आपकी हर लोकेशन लेता हूँ, GPS, LID, IP एड्रेस, मैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लेता हूँ, मैं आपके फाइनेंस रिकॉर्ड सारे लेता हूँ, कब आपने कैश विड्रॉल किया, कब कहाँ गए। ये फेसबुक ले रहा है? देखो ना, अभी खोल के दिखाओ। सो हियर वी सी कि फेसबुक आपके फोन से क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। डेटा कलेक्टेड पर्सनल इन्फो कर रहा है जिसमें क्या क्या करता है? नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर ID, एड्रेस, ये आपके घर का पता है। अच्छा जी। आपने कभी फेसबुक को अपने घर का पता बताया? डिस्टिंक्टली तो शायद नहीं बताया होगा। कभी नहीं भरा किसी एडिट बॉक्स के थ्रू, कभी कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी। वो कह रहा मुझे आपके घर का एग्जैक्ट एड्रेस पता है। अच्छा, वो IP से लिया होगा जिस जहां से सबसे ज्यादा यूज होता है? नहीं। अब कैसे लिया ये तो अच्छा बड़ी बात है, लेकिन आपका ये GPS लोकेशन भी नहीं है, ये एड्रेस है, क्योंकि लोकेशन अलग से लेता है वो। अच्छा। लोकेशन इज दिस, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन, दोनों ले रहा है वो। एक ही लोकेशन पर कई सारे लोग रह सकते हैं जी। एक बिल्डिंग है, आप 14th फ्लोर पे हैं, 17th फ्लोर पर हैं, उसको पता है किस ब्लॉक में, उसको पता है। सो दिस इज एड्रेस। ओके। देन फोन नंबर, देन सबसे खतरनाक चीज पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ वगैरह। मुझे पता है लास्ट टाइम आपने वोट किसको दिया था। और उसको कैसे पता है? कि जिस तरह के मैं वीडियोस देखता हूँ। आप कुछ नहीं देखते हैं, आपने आज तक कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं देखा होगा, आपने कोई पॉलिटिकल वीडियो लाइक भी नहीं किया होगा। वो कह रहा मुझे तभी पता है। अब यही तो कहानी है पीछे समझने की। इट्स नॉट अबाउट दैट यू डू समथिंग। कई बार हमारी कुछ चीजें बिना हमारे एक्सप्लिसिटली एक्शन किए हुए भी एक्सपोज हो जाती हैं। मैं बताऊंगा कैसे। फिर आपका रिलीजियस बिलीफ कि आपने रिलीजन के प्रति कितना हार्ड, सॉफ्ट, लिबरल है। आपने कभी कोई शायद रिलीजियस कंटेंट ना देखा हो, फेसबुक पर तो नहीं देखा होगा, लेकिन हो सकता है गूगल किया हो। फिर आप आगे देखिए आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अच्छा, स्ट्रेट हूँ, गे हूँ, क्या हूँ, जो भी। हाँ, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग मेल और फीमेल, दिस इज बियॉन्ड। हाँ मैं समझ गया। LGBTQ जो भी आपके वो हैं एंड अदर इन्फॉर्मेशन। आई नो अ लॉट जो मैं बताना भी नहीं चाहता, जो मैं तब बताऊंगा जब पेनल्टी लगेगी मेरे ऊपर। फिर उसके नीचे आओगे हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड। आप सोफे पे कितना पसरे रहते हो, कितना दौड़ते हो, कितना भागते हो, कितना एज के हिसाब से आपकी फिटनेस कैसी है, वो भी उसको पता है जी। फिर आपकी ऐप एक्टिविटीज, फोन के अंदर कितनी ऐप इंस्टॉल्ड है, किस ऐप से आप क्या करते हैं, क्या कंटेंट जनरेट करते हैं। फिर आपके सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये आपके इंटरेस्ट का है। पेमेंट इन्फो, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर आप क्रेडिट स्कोर इसको पता है? हाँ, कह तो रहा है। अच्छा, आपके सामने पता है। ऑडियो, आपके फोन के आसपास की सारी आवाजें सुनता है। साउंड रिकॉर्डिंग, यदि आप कॉल रिकॉर्ड करो तो वो भी कॉपी करते हैं। म्यूजिक फाइल्स एंड अदर ऑडियो फाइल्स, इफ यू सेंड वॉइस नोट्स तो वो भी उसके पास एक्सेस है। ऑल लोकेशंस, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन, सो GPS, LID, IP एड्रेस, सब कुछ। वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, इंटरनेट पे आपने क्या देखा, कब देखा, कौन सी चीज़ देखी, कौन सी कीवर्ड सर्च किए। फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, आपका चाहे कहीं से भी डाउनलोड हुआ वो फाइल, दे हैव एन एक्सेस टू इट। फोटोज एंड वीडियोस, चाहे आपने डाले हो ना डाले हो, एक्सेस तो है। ईमेल सारे, SMS सारे, OTPs सारे, कैश विड्रॉल अलर्ट सारे, एंट्री एग्जिट अलर्ट, जो भी
आजकल तो एसएमएस पे सारी हाँ, ट्रांजैक्शन जितने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट परचेज हिस्ट्री सब मिल जाएगी उसको, कॉल कॉन्टेक्ट्स, कैलेंडर, इवेंट्स, ऐप परफॉर्मेंसेस। तो ये तो फेसबुक का है, इससे ज़्यादा गूगल लेता है आपका डेटा। और जितने भी ऐप हैं आपके फ़ोन में वो सब कुछ ना कुछ डेटा तो ले रही हैं जी। क्योंकि वो फ्री हैं। दुनिया में जो टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज हैं वो हैं जो आपको फ्री प्रोडक्ट देते हैं। जो आपसे पैसा लेके सर्विस देते हैं वो गरीब है, वो उतना कभी कमा नहीं सकते जितना वो कमा रही है। अब देख लीजिए जी। उसको टच नहीं कर सकते आप। जब व्हाट्सएप बिका 2013 में तो कितने में बिका? $19 बिलियन। 19.3 बिलियन डॉलर्स। 2009 में स्टार्ट हुआ, 2013 में बिक गया। 3.5 years में 19 बिलियन डॉलर। अब लोगों को समझाने के लिए, बिकॉज फाइनेंस कई बार नंबर से समझ में नहीं आता, मैं एक एग्जाम्पल दूं यदि कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर आनंद महिंद्रा। उनकी 75+ कंपनीज हैं और सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन है, 75 साल से तो चल ही रहा है बिजनेस, ज़्यादा ही होगा। और हर चीज़ का वो पैसा लेते हैं, फ्री तो कुछ देते नहीं। और वो टैंक से लेकर, गाड़ियों से लेकर, बैंक से लेकर, हर तरह के बिजनेसेस में उनकी इंडिविजुअल वेल्थ भी 5 बिलियन से ऊपर नहीं होगी। 2 लड़के जेब में हाथ डाल के एक ऐप बनाते हैं, बनाई, बेची और 10-10 बिलियन लेके निकल लिए 3 साल में। तो ये किस चीज़ की वैल्यू थी? उनके यूजर्स की, उनके डेटा की। टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। 26वां रिचेस्ट आदमी। और वो टिकटॉक पे रील भी नहीं बनाता। वो कुछ नहीं, वो टिकटॉक पे खुद नहीं होगा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जुकरबर्ग जो है उनका नंबर सिग्नल पे मिला लोगों को। अच्छा, वो सिग्नल ऐप पे। हाँ। तो लोगों ने कहा वो खुद व्हाट्सएप यूज नहीं करते। वो लोग खुद उनको डाउट है कि खुद उनको डाउट नहीं, उनको क्लैरिटी है कि वो क्या क्या ले रहे हैं। तो बोले मैं तो नहीं देना चाहता इतनी सारी चीजें। तो जोक्स अपार्ट, पॉइंट इज दिस कि टिकटॉक करता क्या है? वैक्सीन बनाता है क्या? कोई रॉकेट बनाता है? इलॉन मस्क की तरह कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो बहुत ही नायाब हो। वो कुछ नहीं करता। जो कुछ करते हैं लोग ही वीडियो बनाते हैं, लोग ही डालते हैं। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। और वो 26वां रिचेस्ट आदमी है और इंडिया में बैंड है। जब इंडिया में बैन हुआ तो हर तीसरा आदमी टिकटॉक पे इंडियन था। 30% मार्केट था उसका इंडिया में। सोचो यदि इंडिया में बैन नहीं होता तो टॉप 5 में होता वो आदमी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये किस चीज की वैल्यू है? ये आपके डेटा की वैल्यू है। जितनी चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई, 150 से ज्यादा बैन हुई, उस हर एक एप्लीकेशन की वैल्यूएशन 1 बिलियन से तो ऊपर थी। यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, वीचैट एप्लीकेशन चाइनीज जब बैन हुई तो 2019 में उसकी वैल्यूएशन थी $500 बिलियन। $500 बिलियन, जो Tencent उसका पेरेंट कंपनी है। पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? 250 बिलियन। उसका डबल चाइना की एक ऐप है। उधार माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं आता ना कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 26 लाख का नुकसान हो गया। ये कैसे हो गया? तो ये कुछ ऐसा है। ये आप खेल समझिए कि एक आप ही का डेटा लेकर वैल्यू उनको मिल रही है और उस बेस पे वो फिर जापान से लोन लेकर पैसा बनाए जा रहे हैं। बट द कोर वैल्यू किस चीज की है? डेटा की। तो ये डेटा की वैल्यू बनती कैसे? वाई गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी फ्री एप्स हैं वो इतना डेटा लेकर करना क्या चाहती है? क्या वो आपको ऐड दिखा के पैसे कमाना चाहती है? नहीं। ऐड दिखा के पैसे कमाने का धंधा बहुत पुराना हो गया। वो तो टीवी के टाइम से हो रहा है कि सुबह से शाम लक्स साबुन का ऐड देखोगे, दुकान में जाके लक्स मांग लोगे आप जी। क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा ही है, चैट जीपीटी की तरह है। वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से जो डेटा हम कंज्यूम करते रहते हैं ना, उसका प्रोडक्ट बन जाता है और हम वैसे ही बिहेव करते हैं, उसी चीज़ को सच मान लेते हैं और हम उस डेटा को जीते रहते हैं। आपका जन्म मुंबई की जगह कहीं और हो जाता तो आप कुछ और हो जाते, दूसरी भाषा बोल रहे थे, दूसरे खाना खा रहे होते, दूसरे कपड़े पहने होते और जिंदगी और बोलते कि आई एम अ प्राउड रोमानियन, कोलंबियन, व्हाटएवर। सही कह रहे। इसका मतलब है आप वो डेटा नहीं हो। वो तो बनाया गया उस पीरियड में, आप तो उसके पहले भी थे ना। तो फिर आप कौन हो? जर्नी सरी उस आप को पहचानने की है। एंड द मोमेंट यू नो योरसेल्फ, यू स्टार्ट लिविंग यू एज ए विटनेस। फिर आपके संग कोई साइबर क्राइम थोड़ा ना होता है। अब ये जो डेटा का खेल है, ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इनका पर्पस आपको ऐड दिखा के पैसे कमाना नहीं है।
इनका पर्पज़ है आपको कंट्रोल करना, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। वी कंज्यूम। वो जो डेटा जो आप रील्स के थ्रू देख रहे हो, वो डेटा जो आप चैट जीपीटी को दे रहे हो, आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? आज सारे लोग जाना चैट जीपीटी पे एक सवाल पूछना, डिस्क्राइब मी, तो वो आपको डिस्क्राइब कर देगा इतने अच्छे तरीके से कि आप खुद डरने लगोगे यार इतनी चीज़ें पता है इसको। क्योंकि कई सारी सवाल आपने ऐसे पूछ लिए होंगे चैट जीपीटी से जो शायद आप पब्लिकली नहीं पूछेंगे, डॉक्टर से नहीं पूछेंगे, सीए से नहीं पूछेंगे, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ आप पूछ लेते हो उससे, वो सब उसको पता है। अब यदि किसी व्यक्ति का मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो उससे इंटरोगेशन नहीं करता, उसका चैट जीपीटी खोल के उससे पूछ लेता हाँ, उसका चैट जीपीटी खोल लो, उसका फीड देख लो, तो काफी हद तक उसकी मानसिकता पता चल जाएगी आपको। अब तो खुद ही बता देगा जो मैं जानना चाह रहा हूँ। पहले वो आपको पॉजिटिव बताएगा, जब आप पॉजिटिव काफ़ी बता दो उसके बाद कहना कि यार ये तो सब पॉजिटिव बता रहे हो, थोड़ा नेगेटिव बताओ, फिर वो आपको धोएगा तो आप ये जो डेटा दिए जा रहे उसी से तो पता पड़ा ना उसको, बिकॉज यू हैव शेयर्ड दोज फीलिंग्स जो आप शायद किसी से नहीं करते, नहीं कर पा रहे थे। और मैंने अभी नोटिस किया कि चैट जीपीटी में भी पहले 2 साल पहले जिस लेवल की क्वेश्चनिंग थी उसमें पर्सनल ना 7वें 8वें नंबर पे आता था। अभी रिसेंटली जब चैट जीपीटी ने रिलीज किया कि अब जो क्वेश्चनिंग हो रही है उसमें पर्सनल रिलेटेड मैटर नंबर 1 पहुंच चुके हैं। Exactly. मतलब वो एक लाइफ कोच की तरह अब एक्ट कर रहा है। लोग अपने पर्सनल सवाल, शादी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेक्सुअल, नॉन सेक्सुअल, सारी चीजें उससे पूछ रहे हैं। वो एनालाइज भी कर रहे हैं। और वो एनालाइज, हाँ, जैसे कि मैं आपका डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, टाइम निकाल के आपकी कुंडली निकाल लूँ और फिर मैं आपका फेस रिकॉग्निशन भी करके वो भी और उसकी हाथों की पिक्चर लेकर पाम रीडिंग भी करा लूँ और फिर मैं आपको एनालाइज करूँ, तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है आपके बारे में। जी। सो दिस इज इनडायरेक्टली अ प्रिवेसी ब्रीच, जो चीज़ इतना कन्वीनियंटली अदरवाइज करना मुश्किल था। आप, मेरे पास एक केस आया जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे दी गई और उसको एनालाइज करके मुझे पता करना था कि ये जो बीच में साइलेंस साउंड है ये किसिंग साउंड हो सकती है क्या। ओके। ये लड़का लड़की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कोई लैब तो बताएगी नहीं, तो मैंने एआई से पूछा और एआई ने मुझे बता दिया कि ये नहीं हो सकती। उसने प्रॉपर रीजंस दिया, टेक्निकल बड़ा सॉलिड रीज़न कि ऐसा होता है वैसा होता है करके। अब इसको दूसरे तरीके से देखो तो ये प्रिवेसी ब्रीच है। यदि आपके ऑडियो के तरीके से मैं ये सब पता कर पा रहा हूँ कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो आई कुड यूज इट अगेंस्ट यू इफ, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ वीडियोज, यू हैव लॉट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो ये तो और आसान है हमारे लिए, क्योंकि उसको ट्रेन करके एनालाइज करवा लेना। आपकी हैंड राइटिंग से मैं आपके इमोशंस पता कर सकता हूँ। एआई की ये पावर है कि वो ये जान लेता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय। तो ये सारी चीज़ें, एक केस आए मेरे पास पहले 6-8 महीने पुराने कि लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से पहले लिंग की पहचान करना इलीगल है। भ्रूण मेल है फीमेल है, एब्सोल्युटली। सो लोग क्या करते थे, डॉक्टर से वो रिपोर्ट लाई, वो तो हाँ आपकी है रिपोर्ट, तो डाली उसमें और वो बता देता था। अब जब ये कंप्लेंट आने लगी तो हमने लिखा सारे एआई को कि भाई ये तो गलत है, इलीगल है, तो उन्होंने बैन कर दिया उसको। चलो बढ़िया। अब आप करते हो, नहीं बढ़िया नहीं है, अब आप करते हो तो उसमें आता है कि इंडिया में बैन है तो ये रिपोर्ट नहीं आएगी, मतलब एनालिसिस करके नहीं आएगा। लेकिन इंडिया में बैन है ना, बाकी जगह थोड़े ना है। हाँ, तो आप दोस्त को भेज दो फोटो खींच के। आप वीपीएन यूज़ करते हो, हाँ वीपीएन भी यूज़ कर सकते हो, तो आपका आईपी हो गया स्विट्जरलैंड का, अब आप कर लेते हो। तो कई सारे ऐसे लॉज जो अभी तक हमारे लिए बड़े सीरियस लॉज थे, उनकी खिल्लियाँ उड़ जाएंगी एआई की वजह से। अब क्या कर लोगे? इसी तरह प्रिवेसी का डोमेन में बता रहा हूँ, कई सारे ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स थे वो ब्रीच हो रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन योर पर्सनल लाइफ। अभी तक तो आपका डेटा जा रहा था, जो मैंने आपको बोला, जिसकी वजह से रिस्क था। अब वो डेटा एनालिसिस होकर एआई के फॉर्म में आपको वापस अटैक कर रहा है। सो इट इज़ मच मोर डेंजरस। हमें लगता है कि कई सारे लोग तो ना ईगो पाल लेते हैं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे संग थोड़ा ना कोई ऐसे कर लेगा, मुझे तो सब पता रहता है। मैं बता दूं, मेरे पास जो 80% केसेस आते हैं वो सारे ऐसे लोगों के आते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा हर डायमेंशंस में नॉलेजेबल हैं, मतलब उनकी पब्लिक अवेयरनेस सब कुछ अच्छी होगी। जजेस होंगे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टॉप सीईओज हैं, पर उनके संग हुए ना, तभी दे रोड टू मी, अप्रोच मी, कॉल्ड मी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके बारे में सामने वाले को इतना पता था कि वो उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर गया। आपकी ताकत पूरी की पूरी वहां तक है जहां तक वो आपकी एक कमजोरी को एक्सपोज नहीं करता। यदि मुझे पता है कि आपकी कोई एक वीकनेस है, तो फिर आप कितना भी ताकतवर हो,
मेरे जब लिए पता था कि दुर्योधन के जांग पे मारोगे तो काम हो जाएगा, तो तुम कितना भी स्टॉलिड हो जाओ भाई, एक कि जांग पे एक ही पड़ रही रावण थी। की नाभि में मारोगे, तो आपको यदि पता पड़ जाता ना कि ये, तो फिर आप प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये खतरा है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन, डेटा, एआई, जो एक सीक्वेंस में आपके अगेंस्ट यूज हो रहा है। वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात की थी, उन्होंने पूछा था लोगों ने कि इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर क्या है, तो 2-3 इंडस्ट्री तो उन्होंने जेन्युइन ली। चौथी उन्होंने बोला एआई स्कैमिंग। बोले एआई स्कैमिंग इज द इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, और वो जैसे आप बता रहे हैं हो ही रहा है। अमित जी, अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, एज ए सेट कि हमारे को पैसे को लेकर बचाना है। बहुत सारे केसेस में हम अलग अलग तरह के फ्रॉड देखते हैं। आपने एक बताया जैसे किसी ने ऐप डाउनलोड कर ली, टेलीग्राम ग्रुप पे चले गए। एक होता है इंश्योरेंस फ्रॉड, जैसे आप बता रहे थे उस टाइम पे, तो इंश्योरेंस फ्रॉड में मेरे को भी सेम फोन कॉल आया था, उसने पूरी सारी इंफॉर्मेशन मेरे को करेक्ट दी, और लास्ट में मुझे कहा कि अगर आज आप इतना पैसा दे दोगे तो अगले 3 प्रीमियम आया 4 प्रीमियम आपके वेवर हो जाएंगे, जो 2 लाख रुपए के थे। तो आप अगर आज 60,000 दे दोगे, ऐसा कुछ था, तो आपको देना नहीं पड़ेगा, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप भर दीजिए, आपका इतना पैसा बच जाएगा। अब चलो, मी बिंग मी, मैंने एक बार उनके रियल हेल्पलाइन पे फोन कर दिया बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, एंड कंटिन्यूअसली फोन आ रहा है कि नहीं करो करो, अरे सर अभी बस 12 बजे तक का ही प्रोग्राम है, ये ऐसा है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है इंश्योरेंस? IRDA। ये उसका नाम लेते हैं बार बार। हाँ, तो मुझे अभी एक कॉल आया, एक लेडी बेंगलोर से दिल्ली आ गई ये ढूंढने के लिए कि इसका ऑफिस है यहाँ पे। तो उन्होंने उनके किसी ऑफिसर को कॉल किया जो GM VM थे, तो बोले यहाँ तो ऑफिस ही नहीं है। एक था दिल्ली में, बोले बंद हो गया। तो आप समझ रहे हो कि वो जैसे इसी तरह उसमें कि सारी ऐसी एजेंसीज के नाम लिया जाएगा कि आपको ट्रस्ट तुरंत आ जाए। तो यदि कोई भी एजेंसी ऐसे डायरेक्ट कॉल किसी को नहीं करती है कि IRDA सीधे कॉल कर दे किसी को, सो आई एम जस्ट एडिंग बिकॉज लिंक टू दैट कॉल, दे विल डेफिनेटली यूज सम क्रेडिबल नेम्स टू बिल्ड मोर ट्रस्ट। और सर, पर ऐसा क्या हो जाता है अचानक से ह्यूमन माइंड में कि एक इंसान 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ सोचता ही नहीं है देने से पहले। मैंने एक केस पढ़ा, बॉम्बे का केस था, जहां एक ओल्ड कपल का करीबन 2.5-3 करोड़ रुपया जो है वो साफ हो गया इस तरीके से डिजिटल स्कैम से। तो ह्यूमन माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है कि लोग पैसे खो ही देते हैं, अपनी जिंदगी भर की पूंजी देने को तैयार हो जाते हैं? साउथ एक्स में एक बैंक के सीनियर ऑफिसर ने 22 करोड़ दे दिए। वसंत विहार में एक डॉक्टर दंपति ने 15 करोड़ दिए हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं, मैं नाम गूगल सबको ही पता है, उन्होंने 7.5 करोड़ दिए। उनको CGI चंद्रचूड़ के नाम से फ़ोन आया था। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के केस पड़े हैं, जजेस के केस पड़े हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये मत चौंकना कि ये सिर्फ मतलब एवरेज इंटेलिजेंस जिनको नहीं पता वाला मामला नहीं है। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि दिस इज़ नॉट दैट सिंपल एज यू इट लुक्स कि भाई कॉल आया और आपने कर दिया। ऐसे नहीं होता है। इतना सिस्टमेटिकली होता है कि आप जानते समझते सब अवेयर होते हुए भी गलती करते हो। ये इस तरह का है अटैक। इसलिए मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ कि इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट अवे कि नहीं मुझे पता है। जैसे कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में बोलूँ किसी से कि भाई आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है? हाँ पता है। क्या पता है? तो 4-5 लोग हाथ खड़ा कर देंगे, साहब मुझे पता है कि वो आपका डेटा इनक्रिप्ट कर लेते हैं, फिर वो उसका पैसा मांगते हैं, और यदि आप पैसा दे दो तो वो डेटा रिट्रीव कर सकते हो, नहीं तो आपका डेटा चला जाता है। मैंने कहा भाई वो रैनसमवेयर होता है। तो लोग क्या करते हैं, कई बार सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं और उनके जो प्रीवियस नॉलेज उसके बेस पर उसको लिंक कर लेते हैं कि यार ये ऐसे ही कुछ होगा। पर ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना, यदि कल के दिन कुछ नई चीज़ है तो मैं पूरा पढ़ता हूँ। मैं भी अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से लिंक नहीं करता। सही कह रहे हैं। जब मैंने 12 तरीके OTP चुराने के बताए पॉडकास्ट में, तो मैंने ये भी बताया कि इन 12 में से कोई भी तरीका मुझे किसी PhD स्कॉलर या स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट ने नहीं बताया है। ये मुझे बच्चों ने बताया जो स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, ज़मीन पे बैठ के, जिनके घर में लैपटॉप तो होगा ही नहीं, मोबाइल होगा वो भी एक ही होगा जो शेयर्ड होगा। और यदि मुझे ऐसी स्कूल में जाके मैं पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने हैक किया है, तो आमतौर पर 25 से 30% बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि साहब मैंने किया। अच्छा, 1/3 मतलब हर 30 में से एक बच्चा। फिर क्या हैक किया? सर वाईफाई। कैसे हैक कर लिया? सर वो एप्लीकेशन आती है WPS कनेक्ट, 2 मिनट में हैक कर देती है। और कौन कौन सी ऐप है बेटा? तो वो जो ऐप बताते हैं मैं लिखता जाता हूँ, फिर मैं वो आके बाहर बता देता हूँ कि भाई ऐसे होता है। और क्या हैक किया? सर जीमेल हैक कर लिया था। अच्छा, जीमेल हैक हो जाता है? कैसे हैक किया? सर OTP उड़ा लिया। कैसे उड़ाया था OTP? सर कॉल मर्जिंग टेक्निक, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। ये जो 12 तरीके OTP चुराने के बताए, ये सब बच्चों ने सिखाए मुझे। और जब मैंने बाहर बताने शुरू किया तो लोग फिर ट्वीट हो रहा है, फिर हल्ला हो गया कि यार ये तो, जबकि मैं आज नहीं है, मैं पिछले 10 साल से बता रहा हूँ।
और आज भी जब मैं पिछले 1.5 साल से पॉडकास्ट पे कर रहा हूँ, तब भी जिस जगह भी मैं जाता हूँ, नई जगह, किसी को नहीं पता होता। 12 तरीके किसी को नहीं पता, जबकि वो कम से कम हजारों 150 पॉडकास्ट में वो है। मिलियन व्यूज होंगे। होंगे। बट ये इंडिया इतना बड़ा है, नहीं सर, हम आपकी starting में अवेयरनेस बात तो बहुत जरूरी उसके है। बावजूद लोगों को पहुंचाना वहां तक नॉलेज, अभी इट विल टेक ईयर्स। ट्रू। और तरीके ऐसे कि कोई भी इस्तेमाल कर ले, आप बैठे बैठे व्हाट्सएप बढ़ा दें किसी का, तो फिर खतरा इतना बड़ा है। कुछ तरीके सर जो सबसे प्रोमिनेंट है उन 12 में से। 13वां बताता हूँ। सर आप भी गजब करते हो। देखो 12 तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। हाँ। तभी मैं नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया, तो पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे बिठा लिया कि कुछ केसेस है उसमें आपका इनपुट मिल जाएगा तो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। मैंने कहा कुछ ऐसा बताओ जो अनयूजुअल हो, जो लोगों को विश्वास ही ना होगा ऐसा हो सकता है। बोले साहब अभी कंप्लेन लगातार आ रही है कि फ़ोन चोरी होता है और पैसे निकल जाते हैं। फोन चोरी होता है, फिजिकली फोन चोरी हो जाता है। ओके। तो मैंने कहा फ़ोन चोरी होकर पैसे कैसे निकल जाएंगे? बोले निकल जाते, तुरंत निकल जाते। आईफोन, बोले आईफोन से भी निकल जाते हैं। मैंने कहा आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना है, फिर यूपीआई पिन चाहिए, फिर तो पैसे निकलेंगे। यूपीआई से निकलते हैं। तो बोले हाँ साहब पर निकल रहे हैं, एनपीसीआई का लॉग है मेरे पास, ये फ़ोन चोरी होने का टाइम है और ये लॉग है, देखो आधे घंटे में सारे पैसे निकल गए, 15 मिनट में पैसे निकल गए, ऐसे करके लॉग से। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा ऐसे कैसे निकल सकते हैं? तो मोडस ऑपरेंडी मिल गई। अब मैं आपके ऑडियंस को बता रहा हूँ, जी। जो ये देखेंगे करोड़पति हो जाएंगे। या रोडपति होने से बच जाएंगे। देखिए हम लोग एक चीज़ मिस करते हैं कि जो यूपीआई पेमेंट है हाँ। वो कीपैड फ़ोन से भी हो जाता है। जो सस्ते वाले फीचर फ़ोन आते हैं ना, हाँ। 700-800 रुपये वाले, उनसे भी यूपीआई पेमेंट होता है। Okay. कैसे होता है? उन फ़ोन पर जाइए और एक नंबर डायल कीजिए *99#। ओके। हाँ। *99# आप जैसे ही डायल करेंगे तो ये मेनू खुल जाता है। ओह ठीक है। अच्छा। अब इस मेनू ऑप्शन में क्या पढ़िए। नंबर 1 है सेंड मनी, नंबर 2 है रिक्वेस्ट मनी, नंबर 3 है चेक बैलेंस, नंबर 4 है माई प्रोफाइल, नंबर 5 है पेंडिंग रिक्वेस्ट, नंबर 6 है ट्रांजैक्शन, नंबर 7 है यूपीआई पिन। अब इसमें होता क्या है कि आपका आईफोन से सिम निकाला, आईफोन चोरी हुआ, सिम निकाला, दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया, मोबाइल नंबर डाला जहाँ पैसे डालने हैं, अमाउंट डाला, यूपीआई पिन डाला, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये यूपीआई पिन कैसे मिलेगा? तो आपने फ़ोन तो बाईपास कर दिया, हाँ। पर यूपीआई पिन आपको अभी भी चाहिए। चाहिए। यूपीआई पिन कैसे मिलता है? जब मैंने आपको ये मेनू ऑप्शन दिखाया तो लास्ट ऑप्शन क्या था? यूपीआई पिन। यूपीआई पिन रीसेट है वो। अच्छा, यूपीआई पिन रीसेट है। वो रीसेट करने के लिए है। अच्छा, पर रीसेट के लिए आपको ओरिजिनल पिन चाहिए? नहीं, ओरिजिनल पिन क्यों? यदि ओरिजिनल पिन पता होगा तो रीसेट ही क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज आप फॉरगॉट कर रहे हो, इसलिए तो रीसेट कर रहे हो। आप यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हो किसी का, लेकिन उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन होती है विक्टिम के डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट या 6 डिजिट मांगता है वो। ओके। अब विक्टिम के लास्ट डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट या 6 डिजिट कैसे मिलेंगे? अब ये मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताइए सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये बता देंगे तो कल के दिन कि सर आप क्या कर रहे हो। पर ये मिल जाते हैं। ये मिल जाए। मैंने आपको, यदि आपने पूरा पॉडकास्ट शुरू से देखा है तो मैं हिंट दे चुका हूँ कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा। कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, आप वो वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं, सब कर सकते तो इसलिए ये संभावना बिल्कुल बनी रहती है। और इस वजह से अब इससे बचना कैसे? हैं। जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि बच्चों कैसे। तो आप इंस्टेड ऑफ फिजिकल सिम यदि ई सिम यूज़ करें तो कोई सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में नहीं डाल सकता। फिजिकल सिम तो स्वैप हो सकता है, जी। ई सिम नहीं होगा। ई सिम हर आईफोन सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड फ़ोन भी आजकल सारे सपोर्ट करता है। लेकिन मान लीजिए आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता ई सिम। ई सिम लोगों को पता नहीं है, इसका बारे में बता दूं कि ई सिम इज़ ए QR कोड। जी। आपका जो फिजिकल सिम है वो एक QR कोड में बदल जाता है और उस QR कोड को आप फ़ोन से स्कैन करते हैं तो आपके फ़ोन में सिम आ जाता है। अब आपको फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं है और अब वो ट्रांसफरेबल दैट सॉफ्टवेयर सिम इज़ गुड इनफ टू गिव यू ऑल द सर्विसेज। जी। एक ही फ़ोन में आप मल्टीपल ई सिम रख सकते हैं, 5-6 ई सिम भी रख सकते हैं, फिर आप स्विच कर सकते हैं। जिस फ़ोन में ई सिम का सपोर्ट नहीं है उसके लिए आप अपने सिम को लॉक कर सकते हैं। नो, इसमें भी कर सकते हैं किसी भी फ़ोन को। तो अच्छा। आप एडवांस सेटिंग्स में जाएं, फ़ोन की सेटिंग्स, वहाँ पे मोर एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, उसमें होगा सिम लॉक का ऑप्शन। सिम लॉक ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सिम पर एक लॉक लगा, एक पिन मांगेगा वो। यदि आपने वो पिन सेट कर दिया तो अब वो सिम निकाल के आप किसी दूसरे फ़ोन में डालेंगे तो पहले वो पिन मांगेगा, तो आपका सिम लॉक हो गया। तो अब वो सिम स्वैपिंग के केसेस बंद हो गए कि आपने फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा था, किसी ने सिम निकाल के दूसरा सिम डाल दिया उसमें और आपका सिम ले गया और आपके पैसे निकाल लिए। और जो सिम डाला है उसमें इंटरनेट सर्विसेज हैं तो आपको 4 दिन तक पता ही नहीं पड़ा कि, क्योंकि आपका व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम, आपकी लाइफ सेट है, आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट नहीं आ रहे हैं और
बस हाँ जो कॉल करना चाहता है व्हाट्सएप पे कॉल कर ही लेता है कर लेता हाँ आजकल सो active समटाइम्स यू डोंट रियलाइज कि सिम स्वैप हो चुका है हम्म। तो ऐसे में सिम लॉक विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ये दो तरीके हैं जो या ई सिम या सिम लॉक किया जा सकता है। अब सर दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड जो होता है वो यूपीआई के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा तादाद में 50 to 60% लोग अब यूपीआई के थ्रू ही ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो इसमें हमारे को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है एज अ यूज़र? देखिए पहले तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूपीआई से पैसे अपने आप निकल के कहीं चले गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पास एक भी केस ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा आप ही पैसे ट्रांसफ़र करते हो, या गलती से करते हो या जानबूझ के करते हो, दो ही तरीके हो सकते हैं। बट पैसा आपने किया, आपसे पूरा पिन मांगा जाएगा, आपका जी जो भी एक्शन है वो होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप सावधानी बरत सकते हैं, जैसे कि आप हमेशा अपने वॉलेट में यूपीआई के लिए पेमेंट लिमिटेड कर दें कि एक दिन में आप इतना ही पेमेंट करें, ये कर सकते हैं। ये चीज़ आप एक और मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, यदि प्रेफरेबली मैं नॉर्मली जो यूपीआई ऐप्स हैं उनको रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप बैंकिंग ऐप के थ्रू यूपीआई पेमेंट कीजिए। अच्छा जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है या एसबीआई है, उस सब के अपने उस ऐप के अंदर भी फीचर होता है यूपीआई पेमेंट का, अच्छा सबके अंदर है। तो आपको एक अलग से ऐप लेने की ज़रूरत नहीं है कि गूगल पे और भारत पे या जो भी फ़ोन पे, वो उसका इसलिए सेंस नहीं है क्योंकि ये ऐप एक्चुअली कुछ करती नहीं है। जो करता है एनपीसीआई ही करता है। पेमेंट का पावर इनके पास नहीं है। ये एनपीसीआई को रिक्वेस्ट करती है, एनपीसीआई पेमेंट कर देता है। तो ये स्किन है, ये सिर्फ स्किन है, एक्चुअल काम तो एनपीसीआई कर रहा है। अब मान लीजिए पेटीएम से कोई फ्रॉड हो जाता है या फ़ोन पे से हो जाता है या भारत पे से हो जाता है, और आप उसको फ़ोन करते हो भारत पे कि भाई मेरा ये हो गया, वो कहेंगे तो यार मेरे पास तो कोई डिटेल नहीं है, मैं तो उसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अब आपने आज तक एनपीसीआई का नाम ही नहीं सुना है, तो आप कहाँ कॉन्टेक्ट करने वाले हो? तो आप थोड़ा सा पशु पेश में फंस जाते हो। आप बैंकिंग ऐप से यूपीआई कर रहे हो तो बैंक विल टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स, बिकॉज बैंकिंग ऐप ही यूज़ किया आपने। अब वही पता करे भाई, तो आप एक आपके पास रिलेशनशिप मैनेजर है, आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके पास कुछ तो है मूव करने के लिए। फिर हम ये समझते हैं कि जब यूपीआई ऐप कुछ करती नहीं है तो फिर ये फ्री सर्विस दे क्यों रही है? ये पैसा कैसे कमाती है? ये खेल जानना इसलिए ज़रूरी है कि तब आप समझोगे मैं क्यों। क्योंकि वो आपका परचेस पैटर्न जानना चाहते हैं कि आपने कब क्या खरीदते हो, क्योंकि डेली छोटी छोटी चीज़ आप कर रहे हो, आपकी एक लाइफस्टाइल को एक्सपोज कर देता है कि ब्लिंकिट से क्या मंगाया, यहाँ से क्या मंगाया, वो क्या, सब चीज़ें, विच इज़ वेरी रिस्की डेटा। यदि मुझे आपका एक साल का ये डेटा मिल गया तो मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा अगले साल के बारे में, क्या पैटर्न होगा, किस तरह से कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज होने वाली हैं, इवॉल्व करें ना आपकी लाइफ। ये जैसे एक्सपोज होगा और यदि गलत हाथ में चला गया तो आपके खिलाफ अटैक वेक्टर तैयार हो जाएंगे, फिर आपको टारगेट किया जाएगा। मेरे पास एक केस आया कि एक व्यक्ति ने एक फ़ोन खरीदा और जैसे ही फ़ोन डिलीवर हुआ उसके घर में, उसको कॉल आ गया कि अरे वो कैशबैक है आपका 12,000 का, तो ये ऐप मैं भेज रहा हूँ, इसके थ्रू कैशबैक आ जाएगा और ऐसे कीजिए। उसने वो किया और उसके बैलेंस जितने पैसे थे वो भी निकल गए। अब वो कंप्लेंट किया उसने कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था। तो हमें लगा कि यदि फ़ोन डिलीवर होते ही कॉल आया है, उसने कहा कि सर डिलीवर हुआ है और 15-20 मिनट बाद कॉल आ गया है। तो मैंने कहा ये किसी ने तो डेटा लीक किया तभी तो आया कॉल। तो दो ही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। एक तरीका होता है कि जहाँ पैसा गया उसकी चेन को निकालो जी। एक ये होता है कि ये किया कैसे, मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो हमने लगा कि जिस वेबसाइट से खरीदा है फ़ोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी ई कॉमर्स पोर्टल, वहाँ से लीक हुआ होगा। तो हमने उनको लिखा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपके यहाँ से डेटा लीक हो रहा है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बना के एक अच्छा सा आंसर दिया कि उस दिन हमारे यहाँ से इतने फ़ोन खरीदे गए और किसी के संग तो ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हमारे यहाँ से तो नहीं हो रहा होगा। फिर हमने कहा जहाँ से पेमेंट हुआ जिस यूपीआई जो भी उससे हुआ होगा, तो उसको चेक किया तो उन्होंने भी यही बता दिया कि भाई और किसी के संग तो नहीं हुआ। फिर लगा कुरियर कंपनी के संग हुआ होगा, वो तो डिलीवर हुआ, तो कुरियर का चेक किया, उनका भी आंसर आ गया। फिर लगा सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू हुआ होगा जो सोसाइटी का, तो उसने कहा उस दिन इतनी चीज़ें डिलीवर हुई, किसी और के संग तो कैशबैक का कॉल नहीं आया। तो हम फंस गए। हमने कहा ये डेटा जा कहाँ से रहा है। तो और ग्रिल किया तो पता पड़ा कि जब कैशबैक का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आप उस पोर्टल पर, तो एक कोड कुछ मांगा था उसने, और वो जो कोड प्रोसेस करने वाली कंपनी थी वो एक थर्ड पार्टी कंपनी थी। ओह अच्छा। वो पेमेंट गेटवे से अलग मैनेज कर रही थी कि वो डिस्काउंट वाला जो प्रोसेस है। सो उस कंपनी से वो डेटा लीक हुआ। तो जितने लोगों ने कैशबैक के लिए वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इसमें कोड मांगा गया, उन सब के संग ऐसा हुआ था। तो हमने उनको पार्टी बनाया फिर केस में और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सो डेटा जब तक लीक नहीं होगा
तब तक आपके संग क्राइम भी नहीं होगा। अब होता ना कि आप एमसीडी गए और जैसे ही निकले, अरे सर वो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने आए थे, हाँ अरे वो सर अभी आपका एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया, ये और दीजिए वरना बनेगा नहीं। तो आपको लगेगा यार ये झूठ कैसे हो सकता है, अभी मैं गया हूँ, अभी निकला हूँ, राइट, केवाईसी करने के लिए आपको कॉल आ रहा है, अचानक से कॉल है सर वो आपका केवाईसी ड्यू है, तो आप लिंक कर लेते हो अपने दिमाग से कि आपको ये लगता है कि अब ये फ्रॉड हो सकता है, बट ये केवाईसी और वो केवाईसी अलग अलग भी हो सकता है। ट्रू। सो ये सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इतना यूज होता है साइबर क्राइम में कि इसलिए लोग फंस जाते हैं कि यार उनकी ज़िंदगी में वैसा कुछ चल रहा होता है उस समय और उसी रेफरेंस में कॉल आता है, सो दे ट्रस्ट इजीली। ट्रस्ट सर, एक प्रोटोकॉल हम लोग मैं जब कॉर्पोरेट्स पे था तो बड़ा वर्ड यूज होता था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। जीरो ट्रस्ट और एक होता है जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई होता है कि आप जानते हो, आप एक बार बस वेरिफिकेशन Verify कर लेते हो। और correct. जीरो ट्रस्ट होता है, एक जीरो ट्रस्ट प्रोटोकॉल होता है। तो जब आप एक यूजर होते हो तो आपको इन दोनों में से कौन सा फॉलो करना चाहिए और उसके तरीके क्या है फॉलो करने के? तो मैं एक ऐप सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। मोबी आर्मर करके एक ऐप है। क्या नाम है? मोबी आर्मर, मोबी आर्मर। ओके, MOBIARMOUR। ठीक है, वेबसाइट है ARMOUR.mobi। ठीक है, ये ऐप प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। इसमें 6 ऐसे फीचर हैं जो आपको वेरिफिकेशन में मदद करेंगे। ठीक है, 6 फीचर्स क्या हैं? पहला है QR कोड सिक्योरिटी चेक। अब QR कोड हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। किसी का विजिटिंग कार्ड QR कोड, शादी का कार्ड QR कोड, बर्थडे का कार्ड QR कोड, मेनू कार्ड होटल का QR कोड, वाईफाई कनेक्शन QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, पेमेंट तो QR कोड है ही, एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है ही। सही कह रहे हैं। सो वी आर सराउंडेड विद QR कोड। अभी तो मैंने एक अनयूजुअल QR, मैं किस चीज़ में अभी कहाँ देखा कि हाँ, यदि आपने इंस्टा पर कोई चीज़ पोस्ट की है तो उसकी भी लिंक एज ए QR कोड शेयर कर सकते हो आप। ओह अच्छा, इट गोज, तो किसी न किसी प्रोफाइल तो जा ही रहा था। हाँ, प्रोफाइल ही QR कोड पे जाता है, पर अभी पोस्ट की लिंक भी जा अच्छा, सकती पोस्ट या रील की लिंक पे जा सकते है। तो किसी को मैंने कुछ फीडबैक के लिए बोला था, बुक पे फीडबैक के लिए, तो उन्होंने फीडबैक दिया और उसके बाद मुझे QR कोड भेजा कि ये देखो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो वो इंस्टा लिंक थी। सो वी आर सराउंडेड विद QR कोड। एनीबडी कैन क्रिएट अ मैलिशियस QR कोड एंड कैन ट्रैप यू और कंप्रोमाइज़ कर सकता है आपका डिवाइस। तो मोबी आर्मर के थ्रू आप ऐसा कोई भी QR कोड स्कैन करेंगे तो उसको सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में ले जाएगा, आपके फ़ोन से बाहर एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में वहाँ रन करेगा और एक रिपोर्ट बना के आपको दे देगा कि QR कोड सेफ है कि अनसेफ है। पर ये और- मेरे को तो जल्दी है। हाँ, मेरे को तो जल्दी है, जल्दी मेरे को तो scan ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड। एक सेकंड में तो गया और तड़ से एनालिसिस होता है और उसमें बताएगा कि क्यों अनसेफ है। क्या ये कैमरा ऑन कर रहा है, माइक्रोफोन ऑन कर रहा है, पेमेंट निकाल रहा है, आपका ऑटोफिल चुरा रहा है, कुछ इंस्टॉल कर रहा है आपके फ़ोन में। इट विल गिव यू क्लियर इन्वेस्टिगेशन। वेरी नाइस। फिर इसमें दूसरा है तो लिंक एक तरीके का प्री ऑडिट हो गया। प्री ऑडिट हो गया कि भाई मुझे पता तो हो। भाई एक जर्नलिस्ट मेरे पास आया, कहता कि आप हज़ारों लोग एक साथ हैक कर सकते हैं। मैंने कहा कोशिश कर सकते। तो मैं उसको लेके गया, यहाँ पे एक होटल में इवेंट था CII का तो मैंने 4 प्रिंट आउट निकाले, QR कोड ऊपर लिखा फ्री वाईफाई। 2 कहा यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, हो गया काम। तो मैं सेशन देने के बाद निकला तो पता पड़ा कि 6-7 लोग इंस्टॉल कर लिए थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो सो फ्री के लिए। अब सोचो आपने कुंभ के मेले में लगा दिया, हो गया काम भाई साहब। वहाँ तो वैसे ही नेटवर्क का इशू होता है। वहाँ किसी भी मेले में, किसी भी रिलीजियस गैदरिंग में, कहीं पे भी हाँ, जहाँ भी ज्यादा भीड़ है, वो लोग इतना दिमाग नहीं हाँ, लगाएंगे। जहाँ ज्यादा भीड़ है और जिनकी और नीड आप है, वो चीज की कुछ नीड भी है। इंस्टॉल करवा दोगे, आप पूरे पैसे निकाल लोगे, ये खतरा है भाई। तो आप किसी भी QR कोड को स्कैन करने समय पहले स्कैन कर लें, बहुत बढ़िया। तो उस ऐप पे जाके स्कैन करना पड़ता है पहले, वो आपको जल्दी बता देगा, फिर आप अपना एक्शन फिर आप ले लीजिए, आप क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा जो पावरफुल फीचर है वो है लिंक स्कैनिंग। अच्छा, अब आप गूगल पे सर्च करते हो कि मुझे उड़ीसा में होटल बुक करना है, अब जो ऊपर आ गया आपने पेमेंट कर दिया, पता पड़ा वो बुक नहीं। अभी वेकेशन का टाइम बहुत हुआ आएगा, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ रिसेंटली। अभी यहाँ एक रिसोर्ट है अलोहा करके ऋषिकेश में, वहाँ होता है, वहाँ के इम्पर्सनेटेड वेबसाइट बन जाती हैं। उसके ओनर मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने बोला कि यार लगा, जबकि हम वेबसाइट डाउन भी कराते हैं पर लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो ये अवेयरनेस है कि भाई ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि लिंक क्लोन लिंक तो नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है। आपको RTO का चलाना जाता है, आप पे कर दे तो पता पड़ा वो तो फर्जी लिंक थी। दिलजीत दोसांझ का शो था दिल्ली में, लोगों ने टिकट बुक किया, लुट गए क्योंकि टिकट मिल ही नहीं रहे थे बाहर। वो गूगल पर सर्च किया, सारे फर्जी लिंक थे, उस पर पेमेंट कर दिया। जितने भी शोज होते हैं, सरताज का शो था, तब लुटे लोग। लगातार मेरे पास कंप्लेन आती है। आप कभी भी किसी भी ई-कॉमर्स डिसीजन के पहले उस लिंक को वेरीफाई जरूर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्लिपकार्ट का डिस्काउंट लिंक आ गया, अमेजोन का आ गया, हाउ डू यू नो कि ये ऑथेंटिक है? केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुक के नाम पे लुट रहे हैं लोग। अभी वो जाते हैं, पूरा ट्रैवल करके वहाँ जाते हैं, पर वो दिखाते कहते ये तो फर्जी है। अब एक तो आप वहाँ पहुँच गए, अब और फंस गए, बिकॉज
आपको तो टाइमिंग वैसी प्लान होती है ना कि हाँ, आप आपको आगे जाओगे जाना है, 15 आपके मिनट में साथ, पहुंच हाँ, जाओगे, 15 उसके बाद मिनट, तो shit. फिर एकदम से फोन आते हैं सर किसी तरह कराओ, अब क्या करा दो, कुछ नहीं होता उस पर क्या हो सकता वहाँ तो 3-3 महीने पहले से बुकिंग होती है। सही कह रहे हैं। सो ये चीज़ें इतना ज़रूरी है जो आप कह रहे हो कि वेरीफाई करें और तभी पेमेंट करें। तो यदि वो लिंक जाके मोबी आर्मर पे आप स्कैन करेंगे तो वो उसको पूरी तरीके से एनालाइज करके आपको बताएगा कि ये 2 हफ्ते पुराना है, ये जापान, टर्की, पाकिस्तान, ईरान, कहाँ चाइना होस्टेड है, इसमें कौन सा मेलवेयर है, ये क्या क्या कर सकता है, ये सारा डिटेल आएगा आपको। क्योंकि यदि केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग की वेबसाइट है तो वो 2 हफ्ते पुरानी नहीं हो सकती। यदि मैरियट होटल की वेबसाइट है तो वो 2 दिन पुरानी नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं। क्योंकि हम तो वो टेक डाउन भी कराते हैं ना, बट क्रिमिनल क्या करते हैं, नए नए अलग अलग बहुत डोमेन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ। मिलते जुलते डोमेन बना लेते हैं एंड यू डोंट हैव एन प्रोविजन टू टेस्ट इट। तो इसके लिए टेस्टिंग साइकिल ये है कि मोबी आर्मर के थ्रू लिंक स्कैन कर लीजिए, चाहे वो कोई भी लिंक हो, आपको जरा सा भी डाउट है वो बता देगा। और जो इंटरनल डिटेल आएंगे ना उससे आप खुद ही कंक्लूड कर लोगे। वैसे ये भी कंक्लूड करेगा विद AI विद लॉट्स ऑफ अदर पैरामीटर्स कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन दिस वेबसाइट। फिर है इसमें ऐप स्कैनिंग का। आपके फ़ोन में जितनी ऐप हैं, आपको क्या पता कौन सी ऐप क्या करने वाली है। स्पेशली व्हेन यू शेयर योर फ़ोन विद योर किड्स, उन्होंने 2 मिनट के लिए फ़ोन लिया और 4 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। अब एक ऐप ने OTP उड़ाना शुरू कर दिया आपके, तो आप तो गए। मेरे पास कॉल आती है, सर मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ किया भी नहीं था, अब अपने आप पैसे निकल गए। अपने आप कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं अननोइंगली नोइंगली कुछ आपने किया है। और वो आप नहीं हो सकता आपकी फैमिली में किसी ने हाँ, कर समझ दिया। गया, जिसके My हाथ में point is phone that। था। तो अब मोबी आर्मर एक ऑप्शन है जहाँ पर आप ऐप सिक्योरिटी चेक देख लेते हो। उसमें पता होता है कि आपके फ़ोन में जितनी ऐप इंस्टॉल्ड है उसमें से कौन सी रिस्की है, जो आपका OTP चुरा सकती हैं, जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट या पिक्चर ले सकती हैं, और वो रेड में अलग दिखाई देंगी। फिर जो मॉडरेट है वो ऑरेंज में होंगे, जो सेफ है वो ग्रीन में होंगे। सो यू कैन एनालाइज दैट एंड टेक ए कॉल। कभी बच्चे को फ़ोन दिया और उसके बाद तुरंत एक बार देख लें कि यार कुछ खतरनाक ऐप तो नहीं आई है। फिर उसमें OTP से सिक्योरिटी वाले प्रोविजंस भी हैं। आपका डेटा लीक कहाँ कहाँ हो रखा है वो भी बता देगा। आपकी वाईफाई सिक्योरिटी के लिए चेक है कि आप पब्लिक वाईफाई कोई कनेक्ट करना ही चाहते हैं तो पहले एक बार सिक्योरिटी चेक कर लीजिए। यदि पब्लिक वाईफाई किसी ने हैक कर रखा है तो वो आपके फ़ोन पर मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता है। अच्छा, ये क्या होता है सर, मैन इन द मिडिल? मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब है मैं देख सकता हूँ कि आप फ़ोन पर क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या वेबसाइट खोल के बैठे हो। वो इसलिए कर सकता है क्योंकि आपका इंक्रिप्शन और उसका इंक्रिप्शन एक ही होता है, बोथ आर इन सेम नेटवर्क। आप मोबी आर्मर के थ्रू जब वाईफाई नेटवर्क स्कैन करेंगे सिक्योरिटी के लिए तो बता देगा कि यदि किसी ने हैक करके रखा हुआ है तो वो कौन है और उसका IP एड्रेस क्या है। वो ये भी बता देगा आपको कि इस नेटवर्क में ये हैकर है, उसको पकड़ लो, क्योंकि वो होगा आसपास ही। वाईफाई रिमोटली हैक नहीं हो सकता। ट्रू। सो वेरी गुड प्रोएक्टिव ऐप विच कैन हेल्प यू नहीं, दिस इज अमेजिंग टू वेरीफाई एंड मतलब रोजमर्रा की जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आपने आप पैसा करें। भेजना है, पैसा लेना, वो सब तो आप एटलीस्ट इससे आप मैनेज बिल्कुल, कर ही सकते हो। सर देखिए, हमारा जो पेरेंट है पेमेंट्स का, पैसों का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर आज मैं आपको एज एन इंडिविजुअल पूछूं, आई नो इट मे बी अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एट अ स्केल ऑफ 10 हाउ प्रिपेयर्ड इज RBI टू यू नो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग? क्या RBI खुद भी सेफ है? हाँ, मैं भी बता रहा हूँ सर, मेरी रेटिंग तो 10 out of 10 है। मैं इसलिए बता देता हूँ, कारण है, और मैं और 2-4 चीज़ें ऐड करूँगा इसमें। मैंने आपको एक स्टेटमेंट मारा था, कभी ऐसा नहीं होता कि बैंक से पैसा अपने आप निकल जाए। और यदि ऐसा होता तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है ना कि हज़ारों लाखों लोगों के निकल रहे होते और सड़क पर विद्रोह खड़ा हो जाता। जी। UPI ट्रांजेक्शन जो इंडिया करता है ना, वो मेरे ख्याल से दुनिया के सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन से ज़्यादा होता है। जी। एक भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होता कि सर वो पैसा दिया था पहुंचा नहीं। एक भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होता कि सर वो अपने आप निकल गया पैसा। एक भी नहीं हुआ। मतलब जो आए कंप्लेंट उस पर बेसिस कह रहा हूँ, जो हुए हैं केसेस में आपने ही गलती की है बिकॉज यू आर कन्विंस्ड कि यार ये बंदा, मैं सिचुएशन बताऊंगा कहाँ गलती होती है, लेकिन इट्स नॉट बिकॉज द सिस्टम इज़ वल्नरेबल। सिस्टम इज रोबस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए लोग ट्रस्ट करके इस पर काम कर पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक ट्रस्ट चला गया होता। तो ये तो मैटर ऑफ अपलॉड है, ये तो अप्रिशिएशन का काम है कि इतने बड़े देश में कोई ऐसी चीज़ डिजिटली खड़ी कर पा रहे हैं। अदरवाइज तो हम लोग छोटी छोटी वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। यहाँ तो पूरा ई-कॉमर्स सेटअप बना के चल रहा है। सो इसलिए 10 में से 10 में नंबर दे रहा हूँ, ये अमेजिंग है। पर सवाल है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि लोगों की अवेयरनेस उस लेवल पर पहुँचाना। जैसे एक व्यक्ति, एक चीफ मिनिस्टर की बेटी के 45,000 रुपये निकल गए। वो OLX पर सोफ़ा बेच रही थी। ओके।
तो उनको एक आर्मी वाले का मैसेज आया कि ये सोफ़ा तो मुझे बड़ा पसंद आ गया, मैं आपके शहर में आया हूँ और मैं ये सोफ़ा लेना चाहता हूँ, तो मैं आपको 10,000 रुपये एडवांस दे देता हूँ, 10,000 मैं आपको कल दे दूँगा। तो 10,000 के लिए आपको UPI इस्तेमाल करते होंगे, तो मैं UPI लिंक भेज देता हूँ आपको, 10,000 तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा, 10,000 तो मैं आपको कल दे ही दूँगा। तो बोले नहीं, आप आके देखो, नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आ ही गया हूँ, तो 10,000 मैं दे रहा हूँ, 10,000 आप ले लो, 10,000 के लिए लिंक है, 10,000 का लिंक रहा, तो ये लिंक ले लीजिए, 10,000 आ जाएगा। वो 10,000 10,000 10,000 10 बार बोलेगा आपको, एक बार भी बोल सकता था। क्यों बोलेगा 10 बार? क्योंकि हमारे दिमाग की एक कमजोरी है कि जब मैं कोई चीज़ रिपीट करता हूँ ना, तो आपका दिमाग वहाँ फोकस हो जाता है और बाकी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देता है। सो वो ट्रेन किया गया बंदा को, इतना जल्दी बोला आप लिंक क्लिक कर दो। जैसे उसने लिंक क्लिक किया, उसके 10,000 चले गए। शी कॉल्ड बैक, अरे यार यू वर सपोज टू गिव मी 10,000, आई लॉस्ट 10,000, क्या कर रहे हो, कैसी लिंक भेजी तुमने? अब बिल्कुल कूल और काम रहेगा। व्हाट, 10,000 आपके चले गए? ओह आई एम सो सॉरी मैम, मेरे ख्याल से मैंने गलत लिंक क्रिएट कर दिया, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो अपॉलोजेटिक, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, हाउ कैन आई चीट समवन, आई एम सो एम्बैरेस्ड। मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना 20,000 का लिंक भेज देता हूँ। वो कूल और काम इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि इंसान की कमजोरी है कि कूल आदमी झूठ भी बोलेगा तो आप मान लोगे, और गुस्से में आप सच भी बोलोगे तो इग्नोर कर देगा। तो वो एक्स्ट्रा कूल हो जाएगा, मतलब इतना अपॉलोजेटिक कि 50 बार तो सॉरी बोलेगा। तो आप बोलेगा बेचारा सॉरी बोल रहा है, अरे मैं आपको मैम 20,000 का लिंक भेज रहा हूँ, 10 जो मैंने आपसे गलती से ले लिया, 10 जो मुझे आपको देने हैं, तो 20,000 के लिंक, 20,000 के लिंक, 20,000 के लिंक, 20,000 के लिंक क्लिक किया तो 20,000 चले गए। कॉल बैक किया, अरे यार आई लॉस्ट 30,000, क्या कर रहे हो यार तुमने, फिर से गलत लिंक भेज दिया है। तो अभी इसके पीछे से बच्चे की रोने की आवाज आएगी, मैम माई किड वॉज नॉट वेल एंड शी वॉज क्राइंग एंड अगेन गॉट डिस्टर्ब, क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंड बीइंग एन आर्मी ऑफिसर दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, आई एम सो एम्बैरेस्ड, हाउ विल आई शो यू माई फेस टुमारो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना पूरा पेमेंट कर देता हूँ, 30,000 जो मैंने आपसे गलती से ले लिए, 20,000 जो मुझे आपको देने, आई एम गिविंग यू 50,000 रुपीज़ लिंक में, 50,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, 50,000 क्लिक किया तो 50,000 चले गए। आपको दिमाग में तब आता है जब लाख 1.5 लाख निकल जाता है कि मैं 20,000 के सोफे के लिए कर क्या रहा हूँ, क्योंकि और आपका माइंड फ्रीज है। अब चूंकि ये फाइनेंशियल सिस्टम का बेसिक लॉ है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि हम फाइनेंस पे बात कर रहे हैं कि गलती कहां हुई, और यदि आपने गलती पकड़ ली कहां हुई, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके संग 70% साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता। 70% फाइनेंशियल साइबर क्राइम कभी नहीं होगा आपके संग, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, यदि आपने इस केस की गलती पकड़ ली। चलो मैं अटेम्प्ट करता हूं। पहला अटेम्प्ट ये है कि मेरा डेटा गया कैसे OLX से, ठीक है। दूसरी गलती है कि वही लिंक मेरे पास आया था तो मेरे को पहले उसको वेरीफाई करना चाहिए था, मेरे को पैसे डालने नहीं चाहिए थे, मतलब उस लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती, चलो एक बार हो गया, मैं चलो कहता हूँ बेवकूफ़ था, उसके बाद फिर से वही ट्रैप में फंसना, तो फिर तो बेवकूफ़ी है। तो चौथी गलती आई थिंक मैं रियल गलती नहीं पकड़ पाया हूँ। इसीलिए कर रहा था कि हम लोग सब बहुत हाई IQ के लोग, मानता हाँ, है, ठीक है, सही कह रहे हो, हो ना हो चाहे मानते तो हैं। तो ये जो गलती है, ये फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल है, बेसिक थंब रूल है, जो हम इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने इस हिसाब से हमें एंगेज किया हुआ है। थंब रूल क्या कहता है? थंब रूल ये कहता है सर कि यदि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ करना ही नहीं है, बात खत्म। मैं आपके अकाउंट में लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता हूं विदाउट आस्किंग यू, पर मुझे आपको अपना QR देना पड़ेगा। कुछ नहीं देना पड़ेगा, मुझे मोबाइल नंबर पता है आपका, हाँ परफेक्ट, मुझे मुझे आपसे फोन करने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन ट्रांसफर, इट अलाउज, गूगल NPCI अलाउ करता है मुझे। थंब रूल है, पता है आपने मेरे को फोन किया, इसी नंबर पे UPI है, कर दो। अरे मुझसे पूछ के कहानी क्या कर रहे हो? हाँ दे दो। थंब रूल क्या है कि अब आप देखना 70% केस मेरे पास क्या आता है, सर वो कॉल आया था कि पापा ने कहा रेंट ट्रांसफर करते लिंक भेजना ट्रेंड, सर वो फोन आया था कि आपका डिविडेंड पड़ा हुआ है, सर वो फोन आया था कि आपका कैशबैक है, सर वो फोन आया था कि लॉटरी का पैसा आ रहा था भाई। 70% टाइम जो व्यक्ति लुटे हैं उनके अकाउंट में पैसा कहीं से आ रहा था और वो कुछ कर रहे थे। अरे पैसा आ रहा है, फोन दूर रखो, डालो। इतनी सी चीज है, सही कह रहे हो, जो इग्नोर हो जाती है, और ये सबको पता है। मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा, पर क्यों इग्नोर होती है मैं बताता हूं। अब आपको पावर चले गई, हम अब आगे की दास्तां मुझसे सुन के तेरी निगाह डबडबा जाएगी। ये कहानी खत्म नहीं हुई है जी। मैंने सर रेड FM पे एक शो आता है मेरा, हिडन फाइल्स करके रेडियो शो, तो RJ रौनक को बिठाया, उसको एक लिंक भेजा, उसके 200 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए, जो मैंने आज तक नहीं दिए। बढ़ते भी नहीं है। RJ रौनक ने भी ये गलती करी। मैंने नहीं सामने बिठा के लिए मस्ती कर रहा, मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा देखिए जो लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे। हाँ, मुझे पैसे लेने के लिए कुछ नहीं करना, लिंक तो उसने क्लिक करना है ना। हाँ, तो OLX फ्रॉड से बचें,
कोई लिंक क्लिक ना करें, प्लीज़ बी वेयर, ऐसे करके मैंने एक वीडियो बना के सारे जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स, सीईओ सबको भेज दिया, जो मेरे नेटवर्क में है सबको। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से एक दोस्त का फ़ोन आ गया जो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ है। अमित जी, और ये सत्य घटना है इसलिए बता रहा हूँ, 45,000 चले गए। मैंने कहा कैसे चले गए? बोले OLX फ्रॉड। मैंने कहा यार कमाल करते हो, तुम्हें वीडियो बना के भेजा था। हाँ हाँ देखा मैंने, तुम्हारा पूरा वीडियो देखा। मैं पैसे कैसे गए? अरे तुमने जो जो कहा था वो किया मैंने। मैं पैसे कैसे गए? अरे तुमने कहा था लिंक क्लिक नहीं करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? उसने QR कोड भेजा था। आप समझ रहे हो? थंब रूल क्या था? कुछ नहीं करना है, फोन दूर रख देना भाई, मेरे पैसे आने दो, मेरे को सिर्फ वो मैसेज उस वीडियो में बस ये बताना, मैं थंब रूल बताना भूल गया। मैंने कहा लिंक क्लिक नहीं करना, तो लोग लिंक पर अटक गए। मैंने कहा यार कुछ नहीं करना था मेरे भाई। ओह गॉड, QR कोड भी तो लिंक ही है। QR कोड भी तो लिंक है एक तरीके का। यस, तो आप यदि ये वाला सेक्शन समझ गए तो 70% सबको दिखा दो। 70% नहीं होगा, बता रहा हूं। बेसिकली ग्रीड ट्रिगर होगा, और ग्रीड ट्रिगर होते ही अरे यार आपको वो लिंक चलेगा। ग्रीड भी नहीं कहेंगे आपको। आपको कोई कॉल आता है कि संजय जी वो आपके पिताजी ने कहा है कि वो घर का रेंट ट्रांसफर करना है, इसमें ग्रीड क्या है यार? इसमें ऐसी कोई ग्रीड ही नहीं थी। ये तो हमारे डे टू डे होता है। आपका डिविडेंड आना है तो इसमें ग्रीड तो तब होता है ना जब मुझे मेरी मतलब नॉर्मल्सी से बाहर कुछ ऐसे लॉटरी का टिकट में ग्रीड मान सकता हूँ, है ना, कि आपका रिटर्न है जो इन्वेस्टमेंट की आपको 15% डेली का रिटर्न आ रहा है, ये ग्रीड है। ये ग्रीड है। ये तो आप समझ इनसेन हो क्या यार? ये तो मतलब 15% डेली कौन दे देगा यार? या 1% नहीं तेरा मतलब। अच्छा अमित जी, इसमें पता मजेदार बात बताऊं। हाँ। हमारी इसमें हमारे साथ बहुत होता है, हम भी रिपोर्ट करते रहते हैं। मेरी वीडियो कोई उठाएगा रील, और उस रील पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रील नॉर्मल रील बनाई मैंने, अच्छी सी रील में। अब वो हो रहा है, हे गाइस आई एम संजय कथुरिया, नाउ आई एम रनिंग अ टेलीग्राम चैनल वेयर आई विल बी गिविंग यू टिप्स यू विल मेक। अरे यार मैं तुम जानते हो मेरे को, मेरी इंटरनेट पर्सनैलिटी जानते हो, तुम जानते हो मैं ये सब नहीं करता, उसके बाद भी लोग जमे हुए हैं। और मैं देखता हूँ जो टेलीग्राम मेरे नाम से चल रहे हैं उसमें मेरे एक्चुअल टेलीग्राम से ज्यादा यूजर्स है। मतलब यार ज्यादा पैसे कमा रहे हैं वो। मेरे फेसबुक पेज इतने चल रहे हैं जो मेरे फॉलोअर्स ज्यादा उसमें सारे वीडियो मेरे ही पड़े हैं, इतने मिलते। मैं टेक डाउन भी कराता हूँ, फिर नए बन जाते हैं। 15-16 चल रहे होंगे आप देखना मेरे नाम से। आप जो वायरल हो रहे हैं ना वो मेरे नहीं हो रहे हैं, वो दूसरे पेज पे तो होता है। कमाल की बात तब होती है, मैं अब ये जो ऐड, क्योंकि आपने बोला, मैंने आज तक जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं 1300-1400 ज़्यादा, मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया। कभी लोगों को ये लगता है कि ये पैसा लेते होंगे, पर जिनके संग मैंने किया उनको सच्चाई पता है। क्योंकि जब विक्टिम मेरे पास आता है तो बेचारा खुद ही लुटा पिटा होता है। मैं उससे कहूँ कि यार इतना लगेगा तो, और मेरी गारंटी भी नहीं, क्योंकि ऐसा तो है ना कि आप 100% पैसा रिकवर करा दोगे या सॉल्व भी हो जाएगा मैटर। इट रिक्वायर्स लॉट मैनी अदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन मेरे नाम से चैनल चल रहे हैं कि सर वो पैसा दे दिया हमने, उन्होंने कहा था केस सॉल्व कर दें। सेम यार। अब मुझे इतना दुख होता है। मैंने कहा मैंने तो आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से, बना तो मैं फरारी में आता है। एक ही केस सॉल्व करना था। मैं तो दुख होता है मुझे कि यार ये क्या हो गया। और इसलिए इस सेक्शन को भी जरूर सुने आप कि मैं कभी पैसा नहीं लेता। ये होगा कि मैं मना कर दूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर पैसा उस चक्कर में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और मेरी अवेलेबिलिटी है नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। सेम ईयर सर, मैं टिप्स नहीं देता किसी प्रकार की कि ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक खरीद लो। और नाम है फाइनेंस में तो लोग उसका इम्पर्सनेट करते हैं। हाँ। और बोलते हैं यार 2 लाख रुपए दो, प्राइवेट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, आपको ये स्टॉक मिलेगा, वो स्टॉक हाँ। मिलेगा। लोग हमें गाली दिख रहे होते हैं, फिर हम यार हमने कब लिए तुमसे 2 लाख रुपए। तो ये परेशानी तो है। ये है, इसलिए जो वेरिफिकेशन मैंने बाकी चीज़ों के लिए बोला, इसके लिए भी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अभी आपने बोला कि पैसे वापस नहीं मिलते, तो अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई अगर आपके साथ एक बार फ्रॉड होता है तो हम आपको अप टू 25,000 रुपीज़ जो है। प्रपोजल है अभी ये रूल नहीं बना। अच्छा, ये रूल नहीं बना है। सो 2 रूल आए। हम लोग 6-8 महीने से मैंने बहुत सारे प्रपोजल्स जी सजेस्ट किए थे, तो उसमें से चीज़ें चल रही हैं। जी। और इंटरेस्टिंगली जो बच्चों का इंटरनेट बैन करने वाला है वो भी एक प्रपोजल डिस्कशन में है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग टाइम पे मैंने कंसर्न रेज किया। मैंने और भी बहुत सारी कम्युनिटी है, तो 2 प्रपोजल ऐसे हैं जो आरबीआई ने अभी रिकमेंडेशंस मांगी हैं बैंक से और सबसे। पहला ये है, क्योंकि हमने देखा कि 70% जो फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड, वो 50,000, 60,000, 70,000 तक का है। अच्छा, 70%। फिर 30% एक्सट्रीम है। उसमें तो 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ वाले भी हैं, जो फिर 1 लाख करोड़ हो जाता है।
तो आरबीआई ने कहा कि एक काम करते हैं कि इससे जो 25,000 तक का फ्रॉड है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की, चाहे गलती विक्टिम की हो चाहे बैंक की हो, लायबिलिटी पूरी बैंक की है, बैंक पे करेगा। अच्छा, हाँ, उससे क्या होगा, बैंक विल यूज सम मैकेनिज्म्स टू इम्प्रूव जब द उनको रिकवरी, पता होगा कि इम्प्रूव द भाई- रिकवरी, क्योंकि अब बैंक को तो पे करनी है, तो वो आगे कैसे रिकवरी करेगा वो देख ले, क्योंकि वो चेन में ही पैसा है कहीं है। और ये किस बेस पे आया, क्योंकि ऐसे नहीं कि रैंडमली आ गया। यूके गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आया आज से 3 साल पहले। यूके में एक लॉ आया कि यूके में हर दिन 3 मिलियन पाउंड का लॉस होता है इसी साइबर क्राइम में, जो इंडिया में होता है ना। तो पहले ये समझ लीजिए कि साइबर क्राइम सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, 40 करोड़ दिन का। पूरी दुनिया में होता है। 3 मिलियन पाउंड का एवरी डे का लॉस यूके का है। इसका जो ऑस्ट्रेलिया का है वो भी कुछ 1.4 बिलियन ईयरली है। जापान का है, यूएस का तो 13 बिलियन मिल ऐसा कुछ होगा, बड़ा अमाउंट है। सो पॉइंट इज कि हर कंट्री हर जगह ये चीज़ है प्रॉब्लम, बिकॉज क्रिमिनल्स के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। उन्होंने एक लॉ बनाया कि विक्टिम की गलती हो या बैंक की गलती हो फर्क नहीं पड़ता, बैंक इज लायबल, बात खत्म। 5 दिन के अंदर 90,000 या मैं मिस करूँ 70,000 पाउंड तक का बैंक को रिकवरी करना पड़ेगा, बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो बैंक घबरा गए, बैंक ने कहा यार ये तो हमारे ऊपर आ गई सारी, तो पूरे हड़कम मच गया, लॉयड बैंक, ये बैंक, जितने बैंक थे, बट लॉ तो लॉ है। तो इस लॉ के बाद यूके में जो साइबर क्राइम है वो ऑलमोस्ट 35% कम हो गया है। वेरी गुड। और जो रिकवरी है वो 95%। अच्छा, क्योंकि उससे Fraud बड़ा कम loss हुआ, ही होता है। recovery ज़्यादा हो गई। रिकवरी ज़्यादा हो गई, fraud हाँ, भी क्योंकि कम हो बैंक पे गया। आ गए ना, बैंक पे आ गए। उनकी P&L पे आ गई। तो ये एक रेफरेंस मॉडल था जिसके बेस पर वी वर पुशिंग इंडियन गवर्नमेंट कि ये करा जाए। तो अभी एक प्रपोजल गया है कि 25,000 तक के लिए हम ये करते हैं पहले, और बैंक ये कर सकता है, बैंक कैन ट्रेस मनी, क्योंकि कई सारे फ्रॉड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि बैंक के लोग इन्वॉल्व होते हैं। यदि बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा तो म्यूल अकाउंट्स खड़े हो ही नहीं सकते। म्यूल अकाउंट क्या होता है कि ऐसे अकाउंट जिनके ओनर को पता ही नहीं कि ये अकाउंट के नाम पे चल रहा है, और पैसे निकल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, और पैसे निकल जाते हैं। अब हम किसको पकड़ें, क्योंकि पैसे जिस व्यक्ति के अकाउंट है उसके पास तो पैसे भी नहीं है, तो पकड़ना किसको है। सो ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इस तरह का लॉ लाएगा। एक और भी इस तरह का प्रोविज़न अभी सजेशन में है कि एक अमाउंट तक का जो पेमेंट है उसके लिए एक वेटिंग विंडो दी जाएगी। ओके, कि हम यदि 50,000 से ऊपर का पेमेंट है या 1 लाख से ऊपर का पेमेंट है तो उसके लिए 2 घंटे की एक वेटिंग विंडो डाल दें कि वो तब तक रियलाइज़ नहीं होगा। आप तब तक डिसाइड कर लें, आप विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांजेक्शंस अच्छा, यू कैन वॉक आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो कभी भी आप प्रेशर में या अर्जेंसी में, या आपके बेटे को पकड़ रखा है, 2.5 लाख भेजिए वरना उसको एनसीबी ले जाएगी, रेप चार्ज में पकड़ा हुआ है, ऐसे कॉल आ जाता है ना, और आपने गलती से प्रेशर में कर दिया क्योंकि आप घबरा चुके हो, तो 1.5-2 घंटे तक आपके पास ऑप्शन है कि आप वो कैंसिल कर सकते हो। अब आप 1.5-2 घंटे तक भी इल्यूजन में रहोगे तो फिर बात अलग है। बहुत अलग। सो इस तरह के 2 प्रपोजल अभी गए हुए हैं, अभी बने नहीं हैं, इसलिए ऐसा मत सोचना कि अब क्या तो- चाहिए, फाइनल नहीं है। हाँ, पर होपफुली 2-3 महीने में क्लोज हो जाएगा। एक बार सर क्या हुआ, मेरे फादर और मैं साथ में बैठे हुए थे, तो मेरे फादर को एक फ़ोन आया, सीनियर सिटीजन है, तो आया कि राकेश जी बोल रहे हैं। हाँ, बोले हमने ना आपके बड़े बेटे संजय को पकड़ के रखा है, उसने ऐसा ऐसा किया है, आप आइए, पहले पैसा भेजिए और फिर छोड़ा के ले जाइए। बोले वो यहीं बैठे सर, उससे बात कर लो आप। तो कुछ भी तरीके के फ़ोन आ जाते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट बोल के फ़ोन आ जाते हैं। पर आप देखना क्रिमिनल कितना कॉन्फिडेंट होता है। मेरे पास सेम जब केसेस आते हैं ना, तो बोला एक फादर आया, बोले मेरे पास कॉल आया सर, और सेम कि आपके बेटे को इस चार्ज में पकड़ा हुआ है और अभी ड्रग वाले आ रहे हैं और पकड़ के ले जाएंगे, और बोले मेरा बेटा सामने बैठा है पर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ ऐसे ऐसे, मेरी हिम्मत से। मैंने कहा सर पर सर मेरा बेटा तो मेरे सामने बैठा है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई का बेटा होगा, किसी को तो पकड़ रखा है। तो बोले मैंने तुरंत अपने भाई को बोला, भाई तेरा बेटा अंदर गया। आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो, समझ गए। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत है, वो दबते नहीं है। यदि आप पलट के बोलोगे तो 4 गालियां देके ही बांध कॉल काटेंगे। ये तो सर वो जामतारा सीरीज थी, तो उसमें भी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी। सर आपने कहा कि ओवरऑल देखा जाए तो आरबीआई ठीक ठाक रेगुलेटेड, हाँ एक हमारी गलती है, हमारे को देखना चाहिए। एक एसेट क्लास है जो अभी कहीं भी रेगुलेटेड नहीं है और जो फ्रॉड का अड्डा बना हुआ है, वो है क्रिप्टो। चाहे आप USDT बोलो, बिटकॉइन बोलो, या कोई नया तरीके के फ्रॉड आ जाते, तो क्या सबसे यूनिक फ्रॉड उस पर आपने देखे और उससे कैसे बचा जाए? एक व्यक्ति को एक लिंक्डइन पर मैसेज आता है, और जो प्रोफाइल है वो एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का है। तो उसको मैसेज आके बोलता है कि मैंने एक AI एल्गोरिथम बना लिया है
जिसमें यदि आप ट्राई करोगे तो प्रिडिक्ट कर देती है कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी। तो बोले मुझे लगा मजाक कर रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। बोले नहीं, बहुत बहुत 100% एक्यूरेट है। बोले नहीं, ऐसे नहीं होता। बोले तो देखो ये शेयर है, कल ये बढ़ जाएगा। तो बोले मैंने इग्नोर कर दिया, ऐसे ही बहुत आते हैं। पर वो चूंकि एक प्रोमिनेंट प्रोफेसर की प्रोफाइल थी तो मैंने अगले दिन देखा तो वैल्यू बढ़ गई थी। बोले उसका मैसेज यार देखा, बढ़ गई ना। तो मैंने कहा हाँ तुक्का होगा, या तो बढ़ेगी गिरेगी यार, कुछ तो होता ही है। बोले नहीं AI, ये देखो अगला इसकी गिर जाएगी कल, नहीं मान रहे हो ना तुम। तो बोले अगले दिन मैंने वो देखी तो उसकी वैल्यू गिर चुकी थी। तो मैंने कहा यार ये बंदा कुछ तो कर रहा है, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बन जाती है। मैंने नहीं अभी भी तुक्का होगा। बोले नहीं मान रहे तो ये तीसरा देखो, इसकी कल बढ़ेगी। और ये तीनों ऐसे प्रोमिनेंट शेयर हैं जहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकती और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कमी है। बोला यार ये तो ग्लोबल शेयर से इनका क्या, इसको पता होगा। पर वो बढ़ गई। अब बोले मुझे लगा कुछ तो सही है, 3 बार तुक्का तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने कहा यार तुमने यदि ये बना ही लिया है तो तुम पैसे खुद क्यों नहीं कमा लेते। बोले मेरे पास पैसे है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एल्गोरिथम है, पैसे तो मैं दूसरों के लूँगा, इन्वेस्ट करूँगा तो हम सब मिलके बनाएंगे। तो बोला ठीक है। फिर तो उसने थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया। फिर इवेंचुअली जब एक बड़ा अमाउंट हो गया तो विड्रॉ नहीं कर पा रहा था। अभी पुलिस के पास गया तो पुलिस ने कहा कि आप ही ने गलती की है। ये वो सवाल इसमें था कि 3 बार उसने सही प्रेडिक्शन कैसे किया। सोचिए कैसे किया, क्योंकि यदि वो नहीं करता तो ये ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड होता। तो इतना हाई IQ का आदमी कैसे फंसता। क्योंकि फंसाना उसको उन लोगों का जिनके पास बहुत पैसा है, बड़ा पैसा है, और वो पैसे को समझते हैं। तो उनको कुछ जादू ऐसा ही दिखाना होता है। ये अच्छा आपने कहा कंपनीज भी प्रोमिनेंट थी। ओके, नहीं आइडिया सर। तो इतना सिंपल है सर कि कोई भी अमीर बन सकता है। बताइए सर। अभी तक आप सजेशंस देते थे। 21 दिन में पैसा डबल। चिल्ला के स्कीम सबको बता दे। तो सर वो खेल शुरू होता है 60 लोगों से। 30 लोगों को बताया जाता है कि इस शेयर का दाम बढ़ेगा और 30 को बताया जाता है कि इसका दाम गिरेगा। फिर उस 30 जिसके लिए सच हो गई बात, उनको तोड़ा जाता है 15 में। 15 को बताया जाता है कि इस शेयर का दाम बढ़ेगा, 15 को बताया जाता है कि इस शेयर का दाम गिरेगा। तो फिर या तो बढ़ता है या गिरता है। अब फिर वो 15 को तोड़ा जाता है 7 और 8 में। आधों को बताया जाएगा किसी तीसरे शेयर का दाम बढ़ेगा और आधों को बताया जाएगा कि उस शेयर का दाम गिरेगा। अल्टीमेटली 7 या 8 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 3 बार आप सही साबित हुए। हाँ, प्रोबेबिलिटी का रूल है। प्रोबेबिलिटी का तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। मतलब या तो यहाँ जाएगा या वहाँ जाएगा। 100% गारंटी है कि 7 या 8 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए आप 3 बार सही साबित हुए। अब उसमें से एक भी फंस गया तो आपका तो बड़ा काम हो गया। तो 5 करोड़ निकल आए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो टारगेटेड कर सकते हैं। हाँ, तो कोई भी जादू के पीछे कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं होती है। इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है ना, वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करते हैं। टाइम या स्पेस। कुछ का कहना है कि आप ऊपर वाले से, खुदा से, ईश्वर से यहाँ नहीं मिल सकते, अभी नहीं मिल सकते, जब मर जाओगे तो मिल लेना। जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा उसके बाद यू आर अलाउड टू मीट, मतलब नॉट नाउ देन, सो यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम, देन यू कैन मीट। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ नहीं मिल सकते, वहाँ मिल सकते हो। 7वां 8वां 9वां कोई माला है, वहाँ पर जाके मिल लेना। सो यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस। आपको इवॉल्व करना पड़ेगा स्पेस में और वहाँ जाके मिल लेना। फिर आप पढ़ते हो क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ते हो मांडुक उपनिषद। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि टाइम और स्पेस तो होता ही नहीं। मांडुक उपनिषद कहता है कि टाइम और स्पेस तो होता ही नहीं। और यदि टाइम और स्पेस नहीं होता तो फिर आपकी यात्रा टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती। तो फिर आपकी यात्रा है क्या? यदि आप भारतीय दर्शन को गौर से पढ़ेंगे तो भारतीय दर्शन कहता है कि हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी मैं नहीं जानता हूं, अब मैं जानता हूं, और जैसे ही मैं जानता हूं पर्दा गिरा, खेल खत्म। फिर थोड़ा ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार परेशान करेगा। फिर कौन तुम्हारे संग फ्रॉड कर पाएगा। आपने एक जादू देखा, उसने हाथी लाया, चुटकी बजाई, हाथी गायब हो गया। आपको सारे गूज़बम्प आ रहे हैं, सारा डोपामिन, एक्साइटमेंट, थ्रिल सब हो रहा है, सारे केमिकल निकल रहे हैं। फिर आपने यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लिया कि यार ये तो मिरर का रिफ्लेक्शन था, यार ये तो बेवकूफ़ बना दिया। अब आपको एक्साइटमेंट होगा? नहीं हो, यात्रा हो गई ना। आपने जादू देखा कि उसने गर्दन काट दी, लड़की की इधर रख दिया, लड़की चिल्ला रही है, उसकी अजीब निकल आई है, अब थ्रिल, गूज़बम्प सब हो रहा है। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि वो तो 2 लड़कियां थी, यार एक इधर थी, क्या बेवकूफ़ बना दिया। अब एक्साइटमेंट होगा?
यात्रा हो गई। एक मीम वायरल हुआ एक लड़की का, जिसमें उसको कॉल आया एक पुलिस वाले का कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो फिजिकल अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। तो लड़की कहती है कि फिजिकल अरेस्ट कर लो। अब वो क्रिमिनल्स के लिए तैयार नहीं था तो घबरा गया, बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, डिजिटल फिजिकल अरेस्ट करने आ रहा हूँ। तो उसने ऐसा सायरन वायरन बजाया, तावड़े गाड़ी निकाल, फिजिकल अरेस्ट करने चलना है, बस निकलते हैं, निकल पड़े हम, बस पहुँच रहे हैं। तो लड़की बोली कौन से रास्ते से आ रहे हो? बोले फलाने चौराहे से आ रहे हैं। बोले अच्छा, तो उस चौराहे के बगल में एक मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। ये वायरल हुआ। यही अटैक वेक्टर साउथ एक्स में एक बैंक के वाइस चेयरमैन ने 22 करोड़ दे दिए। यही अटैक वेक्टर एक डॉक्टर दंपति ने 15 करोड़ दे दिए। यही अटैक वेक्टर एक बड़े बिजनेसमैन ने 7.5 करोड़ क्या तुम्हें फिजिकल अरेस्ट करूं? यही अटैक वेक्टर एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ने 60 लाख दे दिए। और यही अटैक वेक्टर को एक लड़की ने हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि उसको नॉलेज थी। नॉलेज नहीं थी, उसकी यात्रा हो गई थी। यात्रा हो चुकी थी, नहीं जानने से लेकर जानने तक की। यदि आप जानते हैं तो आप सेफ हैं। मैं पहले लाइन से क्या बोल रहा हूँ कि यदि आपने पॉडकास्ट देख लिया तो आप सेफ हैं, फिर आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अमित सर, वैसे मेरे को एपिसोड एंड करना है। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है और मेरे को लगता है मेरा एक एपिसोड से आपके साथ काम नहीं चलने वाला। और आज मुझे एक कारण समझ आ रहा है कि जो भी चैनल पे आपके देखो 6-7 एपिसोड डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जो क्वेश्चंस बनाए थे उसके मैं 3रे पेज तक पहुंचा हूं और मोटा मोटी 30 पेज के क्वेश्चंस हैं। अरे बाप रे। तो मतलब बहुत सामान था मेरे पास पूछने को, बट एपिसोड लंबा हो गया है। तो आज के एपिसोड को क्लोज करने के लिए मेरा एक आपसे सुझाव चाहिए सारी ऑडियंस के लिए। हम ये सब मानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। जब आपने भी मुझसे पूछा, इवन आफ्टर नोइंग सो मच अबाउट फाइनेंस, आई कुडंट आंसर यू, व्हिच इज ओके, मेरा फील्ड नहीं है। एब्सोल्युटली। पर मैं प्रश्न जरूर पूछ सकता हूं। जो आपने कहा कि प्रश्न अच्छे पूछोगे तो अपने आप उत्तर ठीक हो जाते हैं, तो क्या वो 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जो हर इस तरीके के ट्रांजैक्शन से पहले एक यूजर को पूछने चाहिए ताकि वो इस गलती को ना करे? देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि अपनी हैसियत पता रखना। मैं बड़ा थोड़ा बहुत जरूरी, औकात नहीं बोला आपने, बट ठीक है। मैं वो क्योंकि मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मुझे अभी अचानक से ईमेल आती है पिछले 1 महीने से। सब्जेक्ट होगा, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन फ्री ब्लू टिक बैच, ऐसे करके आ रही है। मेरे को भी आ रहा है। और ये जब मेल आती है, सब्जेक्ट लाइन उसमें एक URL है। अब आपको यदि ये आ रही है तो आप गौर से अंदर देखोगे यार ईमेल आ कहाँ से रही है, फेसबुक से ही आ रही है क्या? तो आप सब ईमेल देखोगे तो फेसबुक ही होगा वो। हाँ बिल्कुल, फेसबुक से इसमें होता है business.facebook.com। यस यस यस। और जब मैं लिंक खोलता हूँ फेसबुक खुल जाता है। लिंक खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, वो लिंक पर लॉगिन कर दिया तो आपका फेसबुक गया, तुरंत हैक हो जाएगा। तो इससे फिशिंग ईमेल। पर सवाल ये है कि वो फिशिंग ईमेल फेसबुक से कैसे आ रही है? तो फेसबुक से रही है भाई। 99% आदमी क्या देखेगा कि कहाँ से ईमेल आ रही है, वो तो फेसबुक से ही है। अब मुझे चूंकि अपनी औकात पता है कि मुझे जिंदगी में से कुछ भी फ्री तो मिला नहीं है, तो ये कौन सा मुझे स्पेशल फ्री दे देगा भाई? ये थॉट आना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन किया ना मैंने आपके। एक मीम, फनी मीम देखा। एक सरदार जी ऐसे खड़े हुए हैं और एक लड़की निकलती है, तो उससे बोलते हैं कि मेरी दोस्त बनोगी, ऐसे करके प्रपोजल दिया उसने। तो उस लड़की ने ऐसे सर उठा के देखा, ओ तेरी इतनी खूबसूरत लड़की मेरी दोस्त बन ही नहीं सकती। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब उसे वेट ही नहीं किया उसका। अमित जी, इसमें ना हमारी एक कहावत है कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। तो अगर आपको जंगल में सुंदर लड़की दिख जाए तो 99% चांस है वो चुड़ैल होने वाली है। आपको जो ऑफर आ रहा है, मैं पहले तो ही लगना, मुझे लगता है यार फ्री, मुझे क्या, क्यों भाई, मैं कौन सा खास हूं, मैं कोई स्पेशल हूं क्या? फॉरगेट, पहले तो अपने आप का स्पेशल मानना बंद कर दो। आप कुछ स्पेशल नहीं हो, आप क्षणिक बिंदु मात्र भी नहीं हो। 1 out of 850 किसी करोड़ को फर्क नहीं पड़ता आपको कुछ भी, और भी कुछ फ्री दे रहा है तो उसका कुछ बहुत बड़ा गेम छिपा हुआ है। तो अब ये फेसबुक से क्यों आ रही है, पहले तो ये बता देता हूँ ताकि लोगों का फेसबुक हैक ना हो, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एग्जाम्पल दिया। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता पड़ा कि फेसबुक, और ये फेसबुक की वल्नरेबिलिटी आज भी है, आज भी हैक हो रहा है। आपको आ रही है तो हाँ बिल्कुल आया है, और फेसबुक को नहीं पता। जबकि मैं पिछले 15 दिन से हर पॉडकास्ट में तो बता ही रहा हूँ ये चीज़ कि भैया फिक्स कर लो इसको, लोग हैक हो रहे हैं। फेसबुक की एक फीचर है कि यदि मैं एक पेज क्रिएट करूं और उस पेज पर आपको एज ए कोलैबोरेटर इनवाइट करूं, तो आपका ईमेल आईडी डालूंगा तो आपको एक ईमेल आती है कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस पेज, करेक्ट? अब क्रिमिनल क्या करता है, एक पेज क्रिएट करता है, उसका नाम है लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक। ये पेज का नाम है, और उसके आगे एक URL डाल दिया उसने, फिशिंग वाला। अब उसके कोलैबोरेशन के लिए उसने आपको इन्वाइट भेजा, तो आपको ईमेल आएगी यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन, पेज का नाम विच इज लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक विद एन URL।
और उस ईमेल के अंदर जहां जहां वो पेज का नाम है वहां वो यूआरएल आता जाएगा। ओ, इसलिए वो लेजिटिमेट फेसबुक से ही ये रिलीज आ हो रही रहा है है। और आपको लगता है यार ये तो लेजिटिमेट है। फेसबुक क्यों भेजेगा मुझे फ्रॉड लिंक, और इसलिए लोग हैक होते हैं। तो इस टाइम पे आपको आपकी औकात पता हो तो ठीक रहता है मामला। कि हो सकता है कि सब कुछ सही हो, हाँ, पर मैं बचा इसलिए हूं कि मुझे अपनी हैसियत पता है क्योंकि वो भी सही है, ये भी सही है। मुझे यदि मैं वेरिफिकेशन भी करूंगा तो इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। हाँ, आप ये कर सकते थे कि वो जो लिंक है जो आप बोल रहे हो क्लिक करते हो तो फेसबुक पेज खुलता है, दैट यू कैन स्कैन थ्रू मूवी आर्मर, तो फट से बता देगा ये तो फिशिंग है। लेकिन अदरवाइज और भी नहीं, अलग मैंने लिंक नहीं खोला, जो उसका यूआरएल था @ जिससे आया ईमेल business.facebook, मैंने उसको ओपन किया। मतलब business.facebook.com तो फेसबुक है भाई, तो खुलेगा ही, वो तो खुलेगा ही। मतलब यार ये तो प्रॉपर फेसबुक से आ रहा है मामला। पर फिर भी जो ही था कि हमें लगा कि यार क्यों ही देगा ये भाई हमारे को, जब इंडिया में बंदी कर चुका है। तो हमने नहीं फिश, मतलब हमने वो लिंक क्लिक नहीं किया। पर सोचिए, एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोग गलती कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो तो डेस्परेट हैं यार ये पैसे बच जाए हमारे, जो 900-699 जो भी रुपए इतने महीने के जा रहे हैं 699। और तो और वो कहेगा मेटा उसमें भी दे दूंगा, इंस्टा में भी फ्री कर दूंगा, भी फ्री कर दूंगा, तो और गेम बना देंगे ना वो आगे। सो पहली जो लर्निंग है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको कोई कुछ फ्री देने वाला नहीं। क्वेश्चन करना कि कोई भी ऑफर कर रहा है जो आपकी टू गुड टू बी ट्रू वाला सिचुएशन होता है। सेकेंड ऐसा होता है कि कभी भी कोई व्यक्ति अर्जेंसी दिखाए, यार ये तो आपके लिए आज ही करना है, आप कल का टाइम ही नहीं है, बिजली आज कट जाएगी, इन्वेस्टमेंट आज ही करोगे तभी मिलेगा रिटर्न, जमीन खरीद लो आज ही, मतलब ये वाली जो होती है ना, तो तुरंत मुझे नहीं करना। फिर चाहे मुझे 500% रिटर्न ही क्यों ना हो, इफ इट इज अर्जेंट, यदि मैं आज ही करना है तो नहीं करना। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना। नहीं, उसमें घुसना ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो लेजिट भी है, चाहे वो लेजिट हो, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इफ देयर इज फोमो तो वो कुछ ना कुछ सेल्स गेम है उसमें, क्योंकि जो चीज़ आज हो सकती है वो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। वो डेस्परेशन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि वो या तो ओवर सेल करना चाहते हैं, स्टॉक क्लियर करना है, इसलिए होता है ना कई बार। वो आप उस ट्रैप में मत फंसे, वरना आप कुछ ना कुछ लूज करेंगे, क्वालिटी ख़राब होगी, कहीं फंस जाएंगे, कुछ लिटिगेशन में आ जाएंगे, कुछ ऐसी फालतू की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। सो दिस इज़ अनदर थिंग। तीसरी चीज़ होती है कि हमेशा जो आपने मुझे बताया कि वेरीफाई, क्वेश्चन करके एक बार वेरीफाई तो कर लो। ट्रस्ट बट वेरीफाई। आपको एक कॉल आ जाता है, आप ही के नंबर से मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग। आप ही के ईमेल से मैं किसी को ईमेल भी कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। मैं आप ही के नंबर से किसी को एसएमएस भी कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं एसएमएस स्पूफिंग। एक सज्जन है जो तिहाड़ जेल में बंद है, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर के नंबर से कॉल करते थे और कई लोगों को लूट लिया उन्होंने। एक डीजीपी यूपी के नंबर से कॉल जाते थे लोगों को, डीजीपी यूपी के नंबर से, पिछले 4-5 साल से ऐसा हुआ, सुलखान सिंह साहब के टाइम से हो रहा था। पकड़ा भी गया बंदा, लेकिन फिर आने शुरू हो गए। सो यू शुड नो दिस कि आप ही के बच्चे के नंबर से कॉल आ जाएगा, आप ही के रिलेटिव के नंबर से कॉल आएगा और उसी की आवाज़ में भी आएगा, बिकॉज अब तो एआई है, और आप एक्शन ले लोगे। तो ये यदि आपके संग हो जाए तो करना क्या है, आपको तुरंत कॉल बैक करना है। मैं किसी के नंबर से कॉल कर तो सकता हूँ, उसके नंबर पर रिसीव नहीं कर सकता। अच्छा, समझे? मैं आप संजय कथुरिया जी के नंबर से किसी को कॉल कर रहा हूँ, पर उसने पलट के संजय कथुरिया जी को कॉल कर दिया उसी नंबर पर सीधे, तो आपको ही जाएगा वो कॉल। तो वो अगेन वेरीफाई हो गया। वेरीफाई। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी यूनिक सी रिक्वेस्ट है जो वो बच्चा या नहीं करते हैं, फ्रेंड नहीं करते हैं, अचानक उनका फोन आ गया, यार 50,000 रुपया ट्रांसफर कर देना यार, मैं फंस गया हूँ, मेरा वॉलेट घर पे रह गया है, शाम को देता हूँ। तो आपने कहा इतना बड़ा आदमी मांग रहा है यार, 50,000 दे देते हैं, भाई यही नहीं करना, उसको तुरंत कॉल बैक तो कर लो। हाँ, बोलो कट, एक बार कर रहा हूँ। और यदि कॉल बैक करोगे और वो नहीं उठा रहा है, जानबूझ की सिचुएशन ऐसी होगी कि आप कहीं बिजी हो गए, उसका बेनिफिट ले रहा है क्रिमिनल, तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति कॉल कर सकता है वो कॉल रिसीव भी कर सकता है। 1 सेकंड पहले कॉल कर रहा था आपको, अब कैसे बिजी हो गया वो, इसका मतलब वो बिजी था ही, उसी का फायदा उठाया गया था। फायदा उठाया गया कि बच्चा स्कूल में है तो उस समय कॉल आएगा कि पकड़ रखा है, पुलिस मार रही है। अब आप घबरा जाते हो कि क्योंकि आप कॉल कर रहे हो, वो कॉल उठ नहीं रहा है, आप पैनिक हो गए, यार पहले तो बच्चे को छुड़ाते हैं, और आपने 2-4 लाख दे दिए और लोग दे रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो यदि आप प्रोएक्टिवली कॉन्शियस रहेंगे मेरे ख्याल से, तो लार्ज स्केल जो फ्रॉड है उनसे बचेंगे। अमित सर, वो आज कहते हैं ना, मन नहीं कर रहा कि ये एपिसोड बंद हो, बट करना पड़ेगा बिकॉज समय का एक ये है, आपको भी जाना है। और बट मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं आपको एक दिन पकड़ूंगा पूरा, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक आप मेरे साथ रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब भी आपके पास इस तरह का समय अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चर्चाएं जो अभी मैं नहीं कर पाया,
मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को और पता होना चाहिए। जैसे आपने स्पूफिंग की बात की तो उस पर डिटेल में जाना चाहूँगा, और बहुत सारी चीज़ों पे जाना चाहूँगा, और इवेंट्स पे जाना चाहूँगा, वर्ल्ड इवेंट्स पे जाना चाहूँगा। बट जो आज आपने दिया है ना सर, वो 24 कैरेट गोल्ड है। थैंक यू सर, थैंक डायमंड आजकल हम बोलते हैं बिकॉज पता नहीं होता वो भी आजकल लैब ग्रोन आ गए हैं। अभी क्या कहते हैं, न्यूज़ पढ़ी आपने 3 वैष्णो देवी में चांदी हाँ, चांदी, बिल्कुल बहुत सैड बात, लेकिन 95% उसमें चांदी थी नहीं, कैडमियम था। तो लोग भी वैसे हो गए हैं और चांदी भी वैसे ही हो गई है। तो बट आपने सर 24 कैरेट गोल्ड इन्फॉर्मेशन दी है हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लवली टॉकिंग टू यू, मज़ा आया आपसे बात करके। और एक चीज़ और है कि संजय जी, आपकी पहली नौकरी कहाँ थी? मेरी पहली नौकरी बॉम्बे में थी, TCS में थी। मुझे TCS में हायरिंग हुई थी मेरी, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये वही TCS तो नहीं है ना? और इसी के साथ हम एपिसोड को समाप्त करते हैं। आप देख सकते हैं अमित सर पूरे मजे लेते हैं। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। पर अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स और गेस्ट्स आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अमित दुबे जी से। तो गाइस, अगर आप यहां तक आ गए हैं, यानी कि आपने एपिसोड कंप्लीटली देख लिया है, आपकी क्या लर्निंग्स रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन हमने मिस कर दिया है तो वो क्वेश्चन लिख देना, मेरी टीम वो सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके अगली बार फिर से हम अमित जी को बुलाएंगे। और इस बार मैंने उनको बोला है कि पूरा दिन आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक एपिसोड में पूरा काम हो सकता है, जितना उनका नॉलेज है उसको गैदर करने के लिए। और इस एपिसोड को सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी ऐसे फ्रॉड से बच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कौन सा गेस्ट चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।